अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। आज की सुबह का आगाज़ करेंगे इस अच्छी बात के साथ कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कोई भी शख्स, कोई भी शख्सियत मुकम्मल नहीं हो सकती, परफेक्ट नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ जब तक आप उसे बेहतर बनाने की कोशिश ना करें, सीखने का अमल जारी ना रख सकें, तब तक वो परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो हर इंसान के अंदर छोटी छोटी खामियां होती हैं और उसे जो मनफी रवैयों, झूठ बोलने, धोखाधड़ी और दीगर बहुत सी बुराइयां हैं जिनकी तरफ ले जाने की कोशिश करती हैं। ये छोटी छोटी खामियां जब इंसान के अंदर पनपती रहती हैं तो उसे वो बढ़ती जाती हैं और उसकी शख्सियत को बुरी तरीके से मुतासर करती हैं और अक्सर लोगों की ज़िंदगियों की तबाही का बाइस भी ये छोटी छोटी बुराइयां या छोटी छोटी ये जो हमारी आदात हैं, खामियां हैं, वो बनती है। अगर हम इन पर काबू पा लें, जैसे कि बहुत सारे लोग आदतन झूठ बोलते हैं, बहुत सारे लोग आदतन चोरी करने की आदत रखते हैं, धोखाधड़ी की आदत रखते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं और ये सब वो कुछ जानबूझकर नहीं कर रहे होते, महज आदतन कर रहे होते हैं। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो इंसान चाहते हुए अपनी जो आदतें हैं उन पर काबू पा सकता है और उनके ऊपर ओवरकम कर सकता है। अगर कर ले तो फिर उसकी शख्सियत में ना सिर्फ निखार पैदा होता है बल्कि ज़िंदगी में सुकून आता है और उसका जो अच्छा इमेज है वो पूरी दुनिया के सामने आ जाता है, जिसके बाद लोग उसके फैंस हो जाते हैं, लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं, उसे पसंद करने लगते हैं। और अगर यही खामियां पनपती रहें तो लोग चाहते हैं कि उनसे डिस्टेंट हो जाएं ताकि ये जो बुराइयां हैं, ये जो चीज़ें हैं, उनका सामना उन्हें ना करना पड़े। तो अपने अंदर से तमाम चीज़ों को ख़त्म करें और इसीलिए अपनी जो ज़िंदगी है उसे आसान करें, अपनी शख्सियत को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। इसी गुफ्तगू के साथ आज हम अपने शो का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं ताकि आपकी जो सुबह है वो ना सिर्फ अच्छी हो, आपका आगे आने वाला दिन अच्छा गुजरे और पूरी मोटिवेशन के साथ हमारा शो देखें। आज बहुत सारी मज़े की चीज़ें हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। क्या ही ज़बरदस्त मौसम है, बहुत मज़ेदार मौसम है। जिनको ठंड पसंद है उनके लिए तो यकीन करें कि वो जन्नत का सा समा है इस वक्त। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं जहाँ खूब धुंध पड़ रही है और सबसे कम दर्जा हरारत आज 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और लाहौरियों पर तो धुंध छाई हुई है। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत आज जो रहेगा वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी खूब सर्दी होगी और सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत आज 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और रोशनियों के शहर का रुख करेंगे जहां पर आज भी ठंड पड़ रही है, यखबस्ता हवाओं का राज है और कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आज सूरज निकलने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची के बाद रुख करेंगे पेशावर का जहां पर खूब ठंडी हवाएं चलती हैं और मौसम खासा खुशगवार है, ठंडा है। नज़र डालते हैं आज के दर्जा हरारत पर, तो कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और पेशावर से निकलकर कोयटा की वादियों का रुख करें तो वहाँ पर भी खूब ज़्यादा ठंड होती है। सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका है जहाँ पर -4 डिग्री सेंटीग्रेड है जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और कोयटा में तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में जहां खूब बर्फ़बारी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, वहां पर आज दर्जा हरारत और गिर गया है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम से कम होगा जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा।
कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हमारे साथ हिफ्जा खान मौजूद होंगी, वो खातून, वो लड़की जिसने अपने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं दूसरे को तालीम के जेवर से आरास्ता करूँ। एक स्कूल बनाया है इस्लामाबाद के नाम से। तो आज उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये आइडिया कैसे आया और किस तरीके से फिर उसको एग्जीक्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम हिफ्जा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। हिफ्जा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये आइडिया किस तरीके से आया और फिर आपने इसको एग्जीक्यूट किस तरह से किया, बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया, हमें बताइएगा। अब मैं ऑलरेडी काम कर रही थी सोशल वर्क पर, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए थे, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाह रही थी जो सस्टेनेबल हो, जिसका हमारी नस्लों पर असर हो। उसके लिए मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर यहाँ रमज़ान में 2017 में यहाँ विज़िट किया था इस्लामाबाद में। जब हमने यहाँ आकर देखा, हमें बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं। बस वो एक लगन थी कि उस वक्त रमज़ान में 46 डिग्री सेल्सियस में भी हम लोगों ने ये तहैया कर लिया कि हमने इनको आकर पढ़ाना है। देन हमने प्रिपरेशन की और यहाँ पर आकर एक कैंप लगा लिया लाहौर के इलाके सब्ज़ार डी ब्लॉक में। सही। जब एक कैंप से स्टार्ट किया, बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब चूँकि रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास, तो हमने बच्चों को ही वॉलंटियर रख लिया टीच करने के लिए। वही सिलसिला हमारा बढ़ता गया। देन हमने यहाँ पर बैम्बूज यूज़ करके एक स्कूल बना लिया, जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। इस स्कूल का नाम एसकेजी मॉडल स्कूल है। 2 साल से ये स्कूल झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को तालीम दे रहा है। यहाँ बच्चों के लिए टीचर का इंतज़ाम किया गया है, बच्चों के लिए कारी का इंतज़ाम किया गया है। इन्हें दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये जो आपके पास टीचर्स हैं हिफ्जा, ये वॉलंटरली आपके साथ काम कर रहे हैं या फिर आप लोग इनको कुछ पे भी करते हैं? ये हमारी टीचर हैं यहाँ पर आमिना बतूल, 2 साल से यहाँ वॉलंटरीली टीच कर रही हैं। हमारी टीम का पार्ट भी हैं और वो खुद भी स्टूडेंट हैं। वो डेली यहाँ आकर बच्चों को टीच करती हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को लेके चल रही हैं। आपकी एजुकेशन कितनी है? आप अभी पढ़ रही हैं, आप पढ़ चुकी हैं? मेरा रिसेंटली मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। देन आगे LLB में एडमिशन लिया है मैंने। देन मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, मेरी एजुकेशन चल रही है। ज़बरदस्त। तो फार्मेसी के स्टूडेंट्स की तो खासी पढ़ाई मुश्किल होती है, तो उसके साथ आपने ये जो काम था आपका, आप बता रही हैं 2 साल से करी हैं, इससे कैसे मैनेज किया और फिर क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने थे हिफ्जा? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था तालीम के साथ साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर चलना। लेकिन एक रीज़न थी मेरे पास इस प्रोजेक्ट को लेकर चलने की, वो ये थी कि मैंने इन्हें होप दे दी थी इन बच्चों को। अब ये बच्चे होपफुल हो चुके थे कि हमें भी आगे बढ़ेंगे हम लोग, हमें भी कुछ मिलेगा आगे, एक अच्छा शहरी होने का मुकाम वो हासिल कर लेंगे। सही। तो यही वजह थी कि मैंने इसे कंटिन्यू रखा उन मुश्किलों के बावजूद। फैमिली की सपोर्ट थी, मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया इसमें। ऑल्दो यूनिवर्सिटी की तरफ से वो नहीं हो सका, उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल सकी, लेकिन ये कि एक अच्छी टीम बन चुकी थी हम स्टूडेंट्स की, जिन्होंने इसे मिलकर एक जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो आपके क्लास फेलोज हैं, यूनिवर्सिटी फेलोज हैं या दीगर दोस्त वगैरह आपके साथ मिलकर काम करते हैं? मेरे साथ जितने भी वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं वो सब मेरे जूनियर्स थे। सही। अब क्लास में चूँकि मैं एक अलग ही रास्ते पे चल पड़ी थी, सबका होता था कि भाई नोट्स लेने हैं और हमने ग्रेड्स लेने हैं, वो सब कुछ एक कंपटीशन था। और मेरा एक अलग रास्ता था कि भाई सिर्फ ग्रेड्स मैटर नहीं करते हैं, आपको लर्निंग भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्लास की तरफ से तो नहीं था उस तरह से मेरे साथ, आपको पता है कि होता है फिर इस तरह से कंपटीशन शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये हिफ्जा, ये जो बच्चे हैं, बिल्कुल, ये जो बच्चे आपके स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और हम आवाज़ें भी उनकी सुन सकते हैं, अभी भी अब स्कूल चल रहा है, चाहे कोई भी हालात हो, इतनी ठंड भी है, सारी चीज़ों को आप लोग मैनेज भी करते होंगे। ये बच्चे पढ़ाई से पहले ही क्या करते थे? और ज़्यादातर बच्चों का ताल्लुक यकीनन वहीं झुग्गियों में रहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे काम भी कर रहे होते हैं, उनको दीगर चाइल्ड लेबर पे भी लगा दिया जाता है, दीगर कामों में वो होते हैं, तो फिर स्कूल टाइमिंग को वो कैसे बच्चे मैनेज करते हैं? ये बच्चे जो झुग्गियों में रहने वाले बच्चे हैं, ये ज़्यादातर बैगर्स होते हैं। बैगर्स होते हैं या ये कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये अपने घर के बड़े होते हैं।
है। तो उस सिलसिले में हमने ये किया कि हमने इनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की। इनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हम यहाँ सेशंस करते रहे हैं पेरेंट्स के साथ और इन बच्चों के साथ इन्हें मोटिवेट करते रहे हैं। अब इन्हें लगता था कि ये भी बाकी लोगों की तरह आएंगे और हमें छोड़कर चले जाएंगे, बस अपना तस्वीरें बनाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए और बच्चों में बहुत चेंजिंग आई है। बच्चों का पूरा एक एजुकेशन सिस्टम बना दिया गया है, उनके एग्जाम्स होते हैं, सब कुछ किया जाता है। और देखिए वालिदैन की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं मिली, क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादातर रुझान ये है, बिल्कुल बदल भी गया होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ये जो वालिदैन है इस तरह के, ये लोग चाहते हैं कि जी बच्चे भले भीख मांग के पैसे लेकर आए, कहीं से भी पैसे लेकर आए, लेकिन पैसे लेकर आए क्योंकि उनका ब्रेड एंड बटर चल रहा होता है। तो वालिदैन मान गए थे और फिर घरों में काफ़ी सारे बच्चों की तादाद भी होती है जो कि पढ़ाई जिस वजह से वो करवा ही नहीं पाते हैं। तो किस तरह उनको मनाया कि सारे बच्चे स्कूल आएँ, तालीम हासिल करें, और वालिदैन ने आपको गो अहेड दिया हो? अच्छा, हमारे ना हम ये कंसेप्ट है कि ये बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं या इनके पेरेंट्स इनको पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो जब मैं यहाँ आई तो यहाँ आके ये कंसेप्ट मुझे रॉन्ग साबित होता हुआ नजर आया कि बच्चों ने भी कहा कि हमने पढ़ना है और उनके पेरेंट्स ने भी कहा कि हाँ हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। उन्होंने कहा हम इनका काम वगैरह छुड़वा देंगे, आप इन्हें पढ़ाएं। अच्छा, तो हिफ्जा, यहाँ पर आप लोग कौन कौन से मज़ामीन पढ़ाते हैं? जैसे कि आपने बताया कि कारी साहब भी आते हैं जो कि इस्लामी तालीम भी देते हैं, बच्चों को कुरान भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा कौन कौन से मज़ामीन आप लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को? इन बच्चों का कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि सबसे पहले तो इनको रीडिंग आनी चाहिए और इनको राइटिंग आनी चाहिए। इनकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो पाकिस्तान के बहुत से अच्छे स्कूल्स में भी देखा कि उन बच्चों को सही से पढ़ना नहीं आता या उन्हें उनके राइटिंग स्किल्स अच्छे नहीं हैं, वो क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकते हैं। तो हम फोकस कर रहे हैं इन बच्चों की क्रिएटिव राइटिंग पर। हम इन बच्चों को बुकिश नहीं बनाना चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा बुकिश ना बने कि पहले वो मैट्रिक करता है देन उसे पता नहीं है कि उसने आगे करना क्या है, किस फील्ड में जाना है। तो इन बच्चों की ट्रेनिंग इस हिसाब से की जा रही है कि जो बच्चे का स्किल है वो उसके साथ साथ ही पॉलिश हो। कोई अच्छा लिख सकता है तो कोई अच्छा बोल सकता है, या किसी का साइंस में इंटरेस्ट है, किसी का आर्ट्स में इंटरेस्ट है। यहाँ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका एरोबिक्स और जिम्नास्टिक्स में इंटरेस्ट है। तो हम उन बच्चों को उसी में पॉलिश करेंगे, साथ उन्हें बेसिक एजुकेशन दी जाएगी ताकि ये बच्चे जल्दी से हिस्सा बन सके मुआशरे का। तो यानी हिफ्जा आप ये कह रही है कि यहाँ पर सिर्फ आप पढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चों को दीगर स्किल्स भी दे रहे हैं, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट और दीगर, अगर वो जैसे आपने बात किया जिम और योगा में इंटरेस्टेड हैं तो उनको उसके बारे में बताते हैं। तो यानी इंटरेस्ट देखते हुए आप लोग बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, इज दैट ट्रू? हाँ जी, हमने अल्टरनेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ जारी रखे हुए हैं जो कि ज़रूरी हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी बताइए कि जब आपने ये इसका आगाज़ किया था तो कितने बच्चे थे और अब कितने बच्चे हो गए आपके पास जो तालीम हासिल कर रहे हैं? और ये स्कूल आपने किस तरह, किसी बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं बच्चे या खुली छत के नीचे आप लोगों ने इसका इंतज़ाम किया हुआ है? जब हमने आगाज़ इसका किया था तब तो एक कैंप से किया था, एक कपड़े का कैंप सिलवा लिया था। अब उसमें मसला हमारे लिए ये होता था कि जैसे ही बारिश आती थी वो कैंप गिर जाता था। अब इन लोगों के घर जो इन्होंने बनाए हुए वो भी गिर जाते हैं। तो हमें ये मसला, हम परेशान होते थे घर में बैठे हुए कि भाई हमारा स्कूल गिर जाएगा, सुबह बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। हम सब टीम मेंबर्स को ये टेंशन लग जाती थी कि हमने बच्चों के लिए करना है। इसके लिए आप देखें, फिर हमने इसको बैम्बूज यूज़ किए, एक स्कूल का स्ट्रक्चर बना दिया हुआ है। ये स्कूल बिल्डिंग तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बच्चों को वो सारी तालीम दी जा रही है जो कि एक अच्छे स्कूल में दी जाती है और बच्चे के आगे बढ़ने के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे जैसे अब वक्त गुजर रहा है आप लोग और ज़्यादा उसको बेहतर करने की कोशिश करते जा रहे हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आगे आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी कि वो आपकी मदद कर सकते हो किस तरीके से, या आप कोई पैगाम देना चाहें हिफ्जा? मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि इन बच्चों की ट्रेनिंग्स की करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। इन स्कूल को हम बिल्डिंग में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और सिर्फ सब्ज़ाज़ार नहीं, हम पाकिस्तान का हर वो इलाका टारगेट करना चाहते हैं जहाँ पर ये झुगी नशी मौजूद है। इन खाना बदोश बच्चों के पेरेंट्स, इनके आबाओ इज़दाद की ज़िंदगियाँ इस तरह से गुजर गई, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी ज़िंदगी भी इसी तरह से गुजरेगी। बिल्कुल, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मेरा ये विजन है कि हम इसे अदर कंट्रीज़ में भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। साउथ अफ्रीका, इंडिया, जहाँ
जहाँ जहाँ इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अब पाकिस्तान की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ, यूनिसेफ 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 22.8 बिलियन चिल्ड्रन है वो आउट ऑफ स्कूल है। सही, 22.8 बिलियन, जिनमें से एज 5 to 16 तक, और ये इस एज ग्रुप का 40% है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में कितनी ज़रूरत है। ऐसा ही है हिफ्ज़ा, तो आपका विजन बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और ब्राइट है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इस्तकामत दे और ताकत दे कि आप अपने विजन पर कामयाब उतरें, ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो आप संवारने की कोशिश कर रही हैं उसमें आप कामयाबी हासिल करें। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं और हम यही देख रहे हैं कि आजकल जो यूथ है वो खासी इन कामों में इन्वॉल्व है, जबकि इस वजह से हमें पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो खासा रोशन दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो जनाब, आजकल ये हमारी नौजवान नस्ल का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं, कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे हैं, लातादाद फ़ायदे हैं, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं, जिसकी वजह से हम अक्सर ही देख रहे होते हैं कि लड़का लड़की जब शादी से पहले आपस में गुफ्तगू करते हैं तो ना सिर्फ क्योंकि दुनिया जहाँ की बातें होती हैं वो फ्री पैकेजेस आ गए हैं, उसके अलावा इंटरनेट ने सहूलत आसान कर दी है कि जनाब आप लंबी लंबी कॉल्स कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसकी वजह से ये जो घंटों बैठ के बातें होती हैं, गुफ्तगू होती है, एक वक्त के बाद जनाब गुफ्तगू आपकी फैमिली डिस्कशन पे आ जाती है। तो क्या उसका नुकसान होता है और क्या उससे आपके जो भी घर में आने वाला शख्स है या जो है वो लड़की है, तो उसके लिए पहले से ही फैमिली का एक इमेज बनना शुरू हो जाता है। वो अब नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आप रोज़मर्रा गुफ्तगू आप कर रहे होते हैं कि आज अब मैंने ये किया, ऐसे किया, या मेरी बहन के साथ ये हुआ, दो बहनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, उसके बारे में अगर आप अपने होने वाले शौहर से बात करती हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो एक माइंड सेट है वो बनना शुरू हो जाता है कि अच्छा इसकी और आपस में बनती नहीं है। फिर आप अपनी वालदा के बारे में कभी कोई डिस्कशन कर रहे हो लड़का या लड़की आपस में, तो लड़की के बारे में लड़की के जहन में वो सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं कि ठीक है, अच्छा इसकी अम्मी इसको ऐसे कह रही थी, और ये आदत बनना शुरू हो जाती है। तो क्या वो चीज़ें कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड स्टोर हो रही होती हैं, जो कि बाद में आके सब चीज़ें निकलती हैं, और फिर हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की उन सबको वो लड़की उस दिन भूल जाए जिस दिन वो उस घर में कदम रख रही है, और तमाम सारी बातों को भूलते हुए कहे जी मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, उन सब का ख्याल रखना, जो कि बातें यकीनन की जाती हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या वो चीज़ें स्टोर हो चुकी होती हैं और कहीं ना कहीं जब वो मौका आता है तो वो निकलती हैं। क्या हम इस मुद्दे पर दुरुस्त हैं या नहीं हैं, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमें माइंड एक्सपर्ट डॉक्टर इमरान साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे, साथ साथ नौशाबा मन्नान जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्हें भी आज वेलकम करेंगे अपने शो के अंदर। सबसे पहले डॉक्टर इमरान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है बहन, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। डॉक्टर इमरान, सबसे पहले तो मैं बेसिक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जो गुफ्तगू आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस टॉपिक को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप उससे अग्री करेंगे किसी हद तक या नहीं करेंगे कि जो बातें होती हैं, टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है, फिर उसमें के बारे में अपने माँ बाप के बारे में डिस्कशन करते हैं, बहन भाइयों के बारे में डिस्कशन करते हैं, इवन दोस्त यारों के बारे में बात करते हैं, कभी कोई ऊंच नीच हो जाए जो कि हर घर में होती है, फिर वो चीज़ें स्टोर होती रहती हैं और कहीं ना कहीं वो आके निकलती हैं एट द टाइम। इज दैट ट्रू? आप अग्री करते हैं इमरान साहब? गुफ्तगू की हद तक मैं तो इंडोर्स करता हूँ कि गुफ्तगू होनी चाहिए। ठीक है। तन्हाई की मुलाकात को ऑब्वियसली मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। मैंने सिर्फ तन्हाई की मुलाकात घर से बाहर कही है। लड़की के घर के अंदर लड़के की मुलाकात शादी से पहले लड़की के साथ लाजिम होनी चाहिए। गुफ्तगू जो है वो लाजिम होनी चाहिए। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ कि दुनिया के अंदर जहाँ पे सबसे कम डिवोर्स का रेशियो है वो हमारा मुल्क है मलेशिया, और उसके अंदर कम डिवोर्सेस होने का वन ऑफ द रीज़न ये है कि वहाँ 6 महीने की प्री मैरिज काउंसलिंग कंपलसरी है। सही। और अगर वो प्री मैरिज काउंसलिंग करते हैं कंप्लीट, तो फिर वो निकाह की इजाज़त होती है, फिर वो शादी करते हैं। इसलिए वहाँ पे डिवोर्स की सबसे कम जो है वो सबसे कम जो है वो रेशियो है। एक उसूल ज़िंदगी में याद रखना चाहिए कि वालिदैन को किसी सूरत ये इख्तियार नहीं है कि वो ज़बरदस्ती अपने बच्चों की शादी कर दें। ये वालिदैन को भी कहीं से ये इख्तियार नहीं है कि वो प्री अरेंज बच्चों के नाबालिग होने से पहले ही
उन बच्चों के जो है वो रिश्ते इस तरह तय कर दें कि बच्चों पर लाजिम हो जाए। उन बालिग बच्चों के ऊपर जो शादी की उम्र तक पहुंच गए उनके ऊपर वो लाजिम नहीं है। तो अब ये बात आपको एक बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि ये फैसला जो लड़का और लड़की का है, उनको जिस तरह ज़िंदगी गुजारनी है ये फ़ैसला भी लड़के और लड़की का है। और जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारनी है उनको ये इख्तियार होना चाहिए कि उस निकाह के बंधन में बंधने से पहले उसको ज़रूर डिस्कस कर लें कि उनको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो मैं ये अब तमाम उस हुदूद और क़यूद के साथ मैं लाजिमी तौर पर इसको एंडोर्स करता हूँ। वो तो डॉक्टर इमरान बात ये भी है ना कि हम उस फेज़ की बात कर रहे हैं कि जनाब मंगनी हो गई है या निकाह हो गया है, रुखसती से पहले या शादी से पहले रिश्ता तय हो गया, मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई, उसके बाद की बात हम कर रहे हैं कि जनाब ये जो फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक है, आप रोज़ाना बात भी कर सकते हैं, आप करें, आपका होने वाला शरीक हयात है या होने वाली शरीक हयात है, हम सफ़र है आपका, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, लेकिन उनमें जो गुफ्तगू शुरू हो जाती है वो उसको मैं इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ, वो ये कि जनाब हम अपने घर का अहवाल डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। आज ये पकाया है, आज ये खाया है, आज वो आया, ये गया, जी हम लोगों के बारे में एक स्केच बनाना शुरू कर देते हैं, उनकी इमेज बिल्डिंग शुरू हो जाती है। वो कैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने शरीक हयात से बात कर रही हूँ, मेरी बहन से लड़ाई हो गई है, तो मैं उसे ज़रूर बताऊँगी। अगर मैं 15 मिनट ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ तो 16वें 17वें या किसी आधे घंटे के बाद मैं ज़रूर बताऊंगी कि आज मेरी उससे लड़ाई हो गई, ऐसा हो गया, उसने मुझे ये कह दिया, वो तो ऐसी है, वो तो फलाना, वो तो ढिमाका। मेरी बहन चूँकि मेरी बहन है, मेरा उससे ब्लड रिलेशन है, मैं उसके साथ रोज़ाना होती हूँ, मैं उसकी नेचर समझती हूँ, मैं वो सारी चीज़ें भूल जाऊंगी और वो मेरे लिए दोबारा वैसी ही होगी। लेकिन जिसे मैंने ये चीज़ें कम्युनिकेट की हैं उसको मेरे थ्रू पता चल रहा है, तो उसके दिमाग में वही इमेज बिल्डिंग होगी जो मैं चाह रही हूँ। नौशाबा, आप इस बात को सेकंड करेंगी कि क्या वाकई ऐसा होता है? और फिर वो चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, जब हम फ्रीक्वेंटली इस चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया रिमशा आपके मधु करने का। थोड़ा सा बात को हम ज़रा स्टार्ट इनिशियल लेते हैं। अभी ये सेकंड लेवल आ जाता है कि बहन के बारे में वो क्या सोचेगा या आपके घर वालों के बारे में क्या सोचेगा। हम बात शादी से पहले तब करते हैं यूजुअली जब एंगेजमेंट हो जाती है, दुआ खैर हो जाती है। मंगनी का मतलब या एंगेजमेंट का मतलब है एक कमिटमेंट, एक वादा, दो ख़ानदानों के दरमियान एक वादा हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बात करना, हम पूरी ज़िंदगी भी बाज़ औक़ात गुजार देते हैं ना रिमशा, तो हम लोगों ने ऐसे मास्क पहने होते हैं चेहरों पे कि वो उतरते 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 ज़िंदगी लग जाती है और आपको समझ नहीं आता। और उसी वक्त समझ आता है, जब मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस वक्त वो जहाज़ लैंड करता है ना एयरपोर्ट पे, तो अंदाज़ा होता है कि आप लैंड किधर किए हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो इससे ऐसा नहीं है कि आप अगर फ़ोन पर बात कर रहे हैं, पहली बात अपने नॉर्म्स, अपनी कल्चर, अपनी तहजीब में बच्चियाँ हमारी वैसे भी कन्वर्सेशन, अभी वो ज़माना नहीं रहा, हमारी कम्युनिकेशन होती है, उनको अपने एथिक्स पता होने चाहिए, अपनी लिमिटेशंस पता होने चाहिए। मगर मैं नहीं समझती कि बातचीत करने से आप किसी इंसान की जो उसकी आदत है, या आप ये असेस कर लें कि पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और उन्होंने कहा कि मैं शादी के लिए शख्स को पसंद करती हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि उसको ले आओ। जब वो शख्स आया तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि अपने कोई जो तुम्हें सबसे ज़्यादा जानता है ना इंसान, उसको ले आओ। वो अपना दोस्त ले आया, वो बड़ी तारीफ़ें की उसने कहा नहीं, हजूर ने कहा कि नहीं, आप ऐसा करें कि किसी और को लेकर आओ जो आपको जानता हो। उन्होंने उससे पूछा कि आपने इसके साथ सफ़र किया, क्या आप इसके हमसाए हैं, क्या आपने इसके साथ लेन देन किया? देखें, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। बेसिक बात कि वो आपकी बहन के बारे में क्या सोचेगा या वो आपकी माँ के ओ भाई, पहले तो ये समझें बेसिक एथिक्स और वैल्यूज़ वो कैसे पता चल सकती हैं। हाँ, मैं समझती हूँ कोई मुज़ायका नहीं है। जैसे अभी इमरान साहब ने भी कहा कि अपने नॉर्म्स, हम सबको पता है लिमिटेशंस हमारी क्या है, बेसिक बुराइयां क्या है, लेकिन आप देखें कि उसका रवैया अपने वालिदैन के साथ कैसा है।
वो जो आप खाने की टेबल पे बैठते हैं, सपोज बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, लेकिन वेटर के साथ उसका रवैया क्या है? अगर वो ऑफिस में तो अपने सबऑर्डिनेट्स की जो अपने से नीचे लोग हैं उनके साथ क्या है? देखिए, सबसे पहली पर्सनालिटी असेसमेंट है। पर्सनालिटी असेसमेंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं होती ख़वातीन को लेकर, ख़ासकर क्योंकि वो अपने दिल की सब बातें जो है वो निकाल देती हैं। जो अच्छा इंसान होगा वो आप शादी से पहले बात करें या शादी से बाद में बात करें, ज़ाहिर है इवेंचुअली वो आपका हस्बैंड है, तो आप शेयर करते हैं, आप अपने दिल की हर बात करते हैं। नहीं, अक्सर ये भी होता है कि हम देख रहे होते हैं ना कि लड़का लड़की गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो अक्सर बताते हैं कि अपने वालिदैन के बारे में भी डिस्कशन हो जाती है कि आज अम्मा बड़े गुस्से में थी, या वो अक्सर उनकी नेचर के बारे में डिस्कस करता है कि नहीं यार वो तो गुस्से वाली हैं, कह देती हैं कोई बात नहीं, इस तरह की बातें, या वालिद साहब के बारे में वो सकते हैं, उनका रवैया वो तो बड़े फ्रेंडली हैं। इसमें कोई मजायका नहीं है, नहीं रिमशा, इसमें कोई मजायका नहीं है, क्योंकि जाहिर है लड़का लड़की ने एक दूसरे में मर्ज होना है। वो एक दूसरे के ख़ानदानों से, हमारे यहाँ क्योंकि कल्चर ऐसा है, ख़ानदानों में मेल जोल होता है, इसमें ऐसा कोई मजायका नहीं है। अगर एक अच्छा इंसान, देखिए जो बात करने की मैं कोशिश कर रही हूँ ना, वो शायद हम उसको उस तरीके से ले नहीं रहे। वो ये है कि जब हम गुफ्तगू कर रहे होते किसी भी शख्स के बारे में, या किसी भी माँ बाप के बारे में, बहन भाइयों के बारे में, देवरानी जेठानी, नंद बहू भावज, कोई भी XYZ कोई भी रिलेशन हो, तो कहने का मकसद ये है कि बात करने में मुजाहिका नहीं है। आप बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या बात कर रहे हैं, क्या इस पर सोचना हमें ज़रूरी है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर इमरान की तरफ बढ़ी। इमरान साहब, यही बात कि शादी से पहले ये जो जायज़ा लिया जाता है कि जनाब इससे मिल लिए, उससे मिल लिए, इससे मिलवा दिया, बिल्कुल ठीक है, फिर बातें खुलना शुरू होती हैं। अक्सर हमने देखा है मंगनियाँ टूट जाती हैं, कई दफ़ा मंगनियाँ टूट जाती हैं, फिर ये निकाह हो जाता है, निकाह तक ख़त्म हो जाते हैं लोगों के, सिर्फ इस बातों के ऊपर, इस बुनियाद के ऊपर कि जब वो कच्चा चट्टा खुलता है, चीज़ें सामने आना शुरू होती हैं। 2-3 महीने में जब बातें होती हैं, या फ़ोन पर अक्सर आवाज़ें आ जाती हैं पीछे से कि जनाब उसने तो ये बोला, उसने, वो तुम्हारी अम्मा तो मेरे बारे में अभी से ये बोलती हैं, तो आगे क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जब खुलती हैं ना, तो फिर रिश्ते ख़राब होते हैं। डॉक्टर इमरान, देखिए, 2 स्टेजेस ना अलग अलग हैं जो शायद हम बात में मिक्स कर रहे हैं। निकाह एक इंतहाई मुख्तलिफ सिचुएशन हो गई, क्योंकि अब वो मियाँ बीवी हो गए हैं, है ना। रुखसती की कोई अहमियत नहीं होती है ना। निकाह का मतलब है कि आप मियाँ बीवी हैं, आपको सेपरेट होने के लिए तमाम कायदे क़ानून और तलाक़ और खुला के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो इससे मतलब, और निकाह से पहले ज़ाहिर है वो बहुत इस मामले में एक डिफरेंट सिचुएशन है। होने वाला शौहर और निकाह में तो हो गया शौहर, जब शौहर हो गया है, मियाँ बीवी हो गए हैं, और निकाह के बाद एक तो रुखसती में बहुत कम वक्त होना चाहिए, ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए, इसमें बहुत 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 पेचीदगियाँ आती हैं क्योंकि कानून लागू हो चुके होते हैं। अब देखें, शादी जब हो जाती है तो पहले जो गाइडलाइन है ना वो टोटल चेंज हो जाती है। अब हर हाल में घर बनाना है, अब हर हाल में घर जोड़ना है, हर हाल के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हर हाल में दरगुजर करना है, हर हाल के अंदर एक दूसरे के लिए जो है वो एहसान का अमल करना है। बहुत सारी बातें छुपानी हैं, बहुत सारी बातें इसलिए छुपानी है क्योंकि इससे कहीं बात खराब ना हो जाए। अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं सत्तारुल उयूब हूं, अपने ऐबों पर पर्दा डालो, तो आपको बहुत सारे ऐबों में घर में ही पर्दा डालना पड़ता है ताकि कहीं बात खराब ना हो जाए, घर का माहौल खराब ना हो जाए। घर बनाना है, ये सिचुएशन शुरू होती है निकाह के बाद, क्योंकि अब सिचुएशन मुख्तलिफ हो गई है। अल्लाह तबारक व तआला को तलाक पसंद नहीं है, सेपरेशन पसंद नहीं है, लिहाजा ये सारी वो चीजें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मसलहतन झूठ बोल दीजिए ताकि घर के अंदर जो है वो अमन हो, मसलहतन झूठ बोल दीजिए ताकि कोई दिल बुरा ना हो, मसलहतन इसलिए झूठ बोल दीजिए कि कहीं सुलह सफाई रहे और आपस में प्यार और मोहब्बत रहे। ये निकाह के बाद की सिचुएशन है। निकाह से पहले वाली सिचुएशन के अंदर ये वो बातें बाज़ दफ़ा रहमत का बाइस हो जाती हैं कि 5 से 6 महीने अगर जो है वो मंगनी रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आदतें, क्योंकि जब आप देखने के लिए गए थे तो आप ज़ाहिर एक बंद संवर के गए थे, अच्छी अच्छी बातें कही थी। जिस तरह मेरी बहन ने सही बताया कि आप जिसको रेफरेंस पूछते हैं वो उसको पहले ही पता होता है। मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे आते हैं, जरा इसकी तहकीक कर दें, हमने उससे पूछा। आप उसके बेस्ट फ्रेंड से पूछेंगे तो क्या झूठ बोलेगा? आप उसके कोलीग से पूछेंगे तो क्या वो झूठ बोलेगा? आप उसके पड़ोसी से पूछ के जाएंगे, क्या वो झूठ? ऐसे ही है ना। तो मेरा पॉइंट ये है कि वो इस तरह आप जब ये जो आप जिस तरफ आप इशारा फरमा रही हैं कि जो मंगनी और शादी के बीच का जो फासला है निकाह के पहले,
इस वक्त जब एक दूसरे से अगर वो खुल के बात कर रहे होते हैं तो अपनी परसेप्शन ही बता रहे होते हैं। उसी परसेप्शन के अंदर बहुत सारी चीजें पता भी तो लग जाती है ना, शख्सियत का पता भी तो लगना शुरू हो जाता है कि यार ये तो छोटी छोटी बात के ऊपर इस तरह भड़क जाता है, या ये छोटी छोटी बात यार, या अपनी बहन के साथ ही इतना दूर क्यों रहती है, ये इतनी छोटी छोटी बातें अगर करती है तो हमें बहुत सारों की आदतें भी जो है वो पता लग जाती हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसी आदतें इंसान को पता लग जाती है कि नहीं यार मैं तो इस झूठे आदमी के साथ कैसे रहूंगी, मैं इस बदतमीज आदमी के साथ कैसे रहूंगी, ये तो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता, ये तो नशे को नशा ही नहीं समझता। जी आप देखें ना, अब आप रिमशा जी बोलिए। एक्सक्यूज मी, जी जी थोड़ा सा एड अप करूंगी अगर आप अलाउ करेंगे। जी फरमाइए, बोलिए। जी रिमशा, एक्चुअली बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। इमरान साहब हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं बात को, कन्वर्सेशन को। मैं थोड़ा सा इसमें देखिए, बच्चियाँ जो हमारी हैं ना, सबसे ज़्यादा एक फियर फैक्टर होता है और इमोशनली जो है ना वो उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है बच्चियों के ऊपर ना। वो जाने से पहले बिल्कुल एक नए ख़ानदान में जाना होता है। पहली बात तो जो ये ड्यूरेशन है ना एंगेजमेंट का, ये 3-4 हफ्ते मेरे ख्याल में बहुत लंबे, प्रोलॉन्ग आप जो सालों साल आप लगा देते हैं वो बेहतर नहीं होता। उसमें ये हो जाता है, उसके ड्रॉबैक ये होते हैं कि जिस वक्त कन्वर्सेशन प्रोलॉन्ग होती है तो उसमें बच्चियां हमारी और जैसे और लड़के भी वो एक सेट स्केमा, सेट बिलीफ बना लेते हैं कि घरों में बहुत सारे, जब ज़ाहिर है अभी पेरेंट्स को तो नहीं पता कि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और वो हमारे घर में, क्योंकि घर का माहौल है उसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है उसमें। अब वो जो कन्वर्सेशन है वो दूसरी साइड से वो बच्ची जिसने उधर पहले ही आना है वो सुन रही है कि अगर उस घर में पहले से कोई जेठानी मौजूद है उसके साथ जो एटीट्यूड है वो पहले से अपना माइंड सेट कर लेगी। बच्चे एक्साइटमेंट के अंदर या वो बातें शेयर कर देते हैं, तो उसके बाद फिर जिस वक्त वो जाती है उस घर में या वो लड़का अपनी ससुराल जाता है तो वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं, उनका माइंड सेट डेवलप हो जाता है कि मैं जाऊंगी तो ये जो मेरी मदर इन लॉ है या मेरी सास है इन्होंने मेरे साथ ये वाला रवैया अख्तियार करना है, जेठानी जो है वो ये उसकी आदत है। तो वो अपने ये भी होता है नौशाबा कि वो बेचारी मदर इन लॉ या जो हम सास की बात करते हैं या भले किसी की भी हो, लड़के या लड़की की, ये भी होता है कि वो बेचारी अपनी तौर से भरपूर कोशिश कर रही होती है कि जनाब मेरी बहू आई है तो मैं उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखूं, मैं उससे अच्छी चीजें, लेकिन क्योंकि दिमाग में वो चीज भरी हुई होती है तो बना दिया है नौशाबा, वो चीज सामने आती है, वो चीज लड़की सोचती है कि यार ये तो बेटे के साथ ऐसी है तो मेरे साथ जो है ना अभी तो बड़ी स्वीट बनी हुई है, अभी देखती हूँ कितने दिन ऐसे रहेंगी, तो जो उनकी स्वीटनेस है वो उनको भी नेगेटिव लेने की कोशिश करती है। उसके लिए बेहतर ये है, उसके लिए जी उसके लिए बेहतर ये है कि ये जो एंगेजमेंट का जो टाइम है ना, जो निकाह से पहले का, ये 3-4 हफ्ते का है। और अगर लड़का लड़की ने गुफ्तगू करनी है तो बेसिक 3-4 मेरे ख्याल में दफ़ा बातचीत करें और एक दफ़ा चाय या कॉफी में बैठकर मुलाकात कर लें, मिल लें, क्योंकि उसमें बेहतर होता है कि एक नजर आप एक कॉलर ले लेते हैं, फिर हम आगे और फिर वो जो एथिक्स हैं। जी बिल्कुल, एक कॉलर ले लेते हैं नौशाबा, फिर हम आगे इस तरफ भी बढ़ेंगे जो इमरान साहब बात कर रहे थे ना कि जनाब काउंसलिंग होती है मलेशिया में, पहले आपको प्री मैरिज टाइम दिया जाता है और यहाँ पर वालिदैन किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। जरा पहले कॉलर ले लूँ फिर इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रमशा, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए क्या सवाल करना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? जी सवाल ये करना चाहता हूँ, ये मंगनी से पहले ये जो बात करना ये अच्छी बात है कि नहीं? और इससे पहले भी मैंने मंगनी की थी पर वो टूट गई थी, इसी वजह से। किस वजह से टूट गई थी खुर्रम? यही बात करने से क्या हो कि अब अम्मी अबू मना कर रहे थे और इसलिए बस, और दरमियान में कुछ आ गया था तो अभी दूसरी मंगनी की है तो इसलिए डर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते जल्दी शादी कर ले खुर्रम, अब मंगनियाँ ना करें, अभी हम यही बात कर रहे हैं। अच्छा इमरान साहब देख लीजिए कि बात वही आ गई कि मंगनियाँ टूट जाती हैं। काउंसलिंग होना कितना ज़रूरी है और इसमें पेरेंट्स का रोल क्या हो सकता है, घर का माहौल क्या हो सकता है? बात करना मसला नहीं है, लेकिन बात करने के भी कुछ मेरे ख्याल से पैरामीटर्स तय होने चाहिए। कितनी देर बात हो सकती है, क्या डिस्कशन हो सकती है, ये वालिदैन ही बच्चों को बताएंगे ना। बच्चे तो नादान हैं, कर जाते हैं गलतियाँ, इतने मैच्योर नहीं होते। डॉक्टर इमरान
पहली बात तो मैं अगेन बेटा बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं जल्दी मंगनी बालिग होने से पहले की मंगनिया के ऊपर को इनकरेज नहीं करना चाहिए। सही। बच्चों का जो इंगेजमेंट है वो ये इनकरेज नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि खानदान में जब शादी होती है तो आपको पता है अच्छा बुरा सब पता होता है, लेकिन अगर हमारे यहाँ ज्यादातर खानदानों में शादी नहीं हो रही है, सारे अजनबियों के अंदर शादी हो रही है, तो मेरा 25 साल का मैरिज काउंसलिंग का एक्सपीरियंस प्लस ऑब्वियसली मैं बरादरी का भी डिसीजन मेकर अपना मैं ही हूँ मेरे वालिद और भाई के बाद। मैंने ये ऑब्जर्व किया है प्रैक्टिकली कि हमारे यहाँ अगर अजनबी के यहाँ पहली दफ़ा जैसे रिश्ता किसी ने बताया पहली दफ़ा देखा है लड़के को, तो जो एंगेजमेंट हुई है उसको प्रचार नहीं होना चाहिए। यानी उसकी आप बातचीत ज़रूर कर लें, लेकिन मंगनी की रसूमात धूमधाम से करना, 100-200 लोगों को बुलाना, 400 लोगों को बुलाना, ये काम नहीं करना चाहिए। वो बड़ा सादगी से आपस में कमिटमेंट करना चाहिए और वहीं से शादी की तारीख तय करनी चाहिए कि शादी कब होगी, ताकि अगर कोई बीच में कोई बात रह भी जाती है तो शोर शराबा नहीं पता लगता और इतनी बदनामी नहीं होती। हमारे बच्चियों में ज्यादा मसाइल होते हैं, खैर भाई को भी होते हैं, जैसे अभी मेरे भाई ने फोन किया। दूसरी बात यह कि मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अगर ये अजनबियों के अंदर शादी हुई है तो मंगनी और शादी के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। 6 महीने का गैप इसलिए मैं इंडोर्स करता हूं और इन्फोर्स करता हूं, वो इसलिए कि शादी खानदानों के बीच में होती है और वहां ये पता लगता है कि जी सामने वाले जो लोग हैं वो लोग कैसे हैं, क्योंकि 6 महीने एक ऐसा वक्त होता है जिसके अंदर कोई ना कोई खुशी गम आ जाता है, कोई ना कोई त्यौहार, रमजान, ईद, बकरीद, किसी के यहाँ कोई सालगिरह, कोई खुशी, कोई गम, कोई शादी। अगर कोई किसी को बुला ही नहीं रहा है, ना वो हमें अपने खानदान वालों से मिला रहे हैं, ना उनके खानदान वालों को हम अपने घर बुला रहे हैं, तो हमें बाज़ दफ़ा पता ही नहीं लगता। अक्सर ये होता है कि लड़का बहुत अच्छा है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है। मैं कहता हूँ वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, क्योंकि उस लड़के को पकड़ेंगे कैसे। हमारे यहाँ पे जो है ना समाजी दबाव हमें जो है वो इंसान का बच्चा बना के रखता है। अगर हमारे पास समाजी दबाव नहीं होगा तो फिर तो उस बेचारे को कैसे अपनी बच्ची का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ ये होता है कि कहते हैं जी वो सारे रिश्तेदार उसके खराब हैं इसलिए वो किसी से नहीं मिलते। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे सारे रिश्तेदारी खराब हो और मैं सबसे अच्छा हूँ? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अब इस बीच के अंदर मैंने जबरदस्ती 3 हफ्ते में मंगनी करके शादी भी कर दी, तो अब रास्ता क्या होगा बेचारा, क्योंकि अब मुझे तलाक दिलवानी भी नहीं है, तलाक का लेबल भी जो है नहीं लगाना। अब आप ये भी जहन में रखें कि रिश्ता टूट गया और तलाक हो गया, आपको नहीं पता माशरे में कौन सी चीज ज्यादा बड़ी गाली है। बिल्कुल। तो अब मुझे उसको बचाने के लिए ये ज्यादा अच्छा है कि मैं एहतियात का दामन रखते हुए ये वो वक्त जरूर रखूं जहाँ एक दूसरे के खानदानों को मैं जरूर परख लूं। जहां तक आपने बात की है कि शादी जो आपस में बातचीत है वो तो जाहिर आप बताएंगे ना, 3 बजे मैं अपनी बेटी को कहूंगा बेटा ये कोई वक्त तो नहीं है बात करने का। बिल्कुल राइट। अगर मैं अपने घर के अंदर अपने होने वाले दामाद को अपने घर में आने दूं वो ज्यादा बेहतर है। जी डॉक्टर साहब वक्त भी कम है, हुमा कॉल करी है। अस्सलाम वालेकुम हुमा, फरमाइए क्या कहेंगी? ये बात करनी जी दुनिया में साथ सही नहीं रहता, उससे शादी और भी की है। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मैं अपने घर को महफूज करने के लिए, मेरे बच्चे हैं, अपने घर को बचाने के लिए मैं पेशों के साथ में झूठ बोल सकती हूँ अपना घर बचाने के लिए। झूठ बोलना अच्छी बात है। अच्छा, घर बचाने के लिए झूठ बोलना क्या सही बात है नौशाबा? एक तो ये, और फिर इन मसाइल को हल कैसे करें? साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बच्चे बच्चियों पर क्या होते हैं इसके? देखिए रिमशा शादी जो है ना ये एक पैकेज है। आप जाते हैं कोई भी चीज़ डील लेते हैं, हर चीज़ में हर इंसान मुकम्मल नहीं होता, कुछ कमियां और कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं होती। हम भी अकले कुल नहीं है, ये एक्सेप्टेंस रखना ज़रूरी है। मगर ये भी कह देना, देखिए अनफॉर्चुनेटली जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, ये जो एक दाग लग जाता है ना बच्चियों के ऊपर ही, मंगनी टूट गई या शादी टूट गई सारी ज़िंदगी के लिए, पेरेंट्स भी कहते हैं भाई बेटा जाना तो उस घर से मर कर ही तुमने निकलना है। बिल्कुल गलत बात है। आप अपनी काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग के मैं बहुत ज़्यादा हक के अंदर हूँ। आप अभी बहुत ज़्यादा असेसमेंट, क्योंकि अभी फैमिली सिस्टम भी इतना छोटा हो गया, लड़का लड़की खुद ही सिलेक्शन कर लेते हैं, दादा दादी नाना नानी रहे नहीं जो आपको असेस कर दे कि हाँ ये ऐसी आदत है, ऐसी खसलत है इंसान में। आप काउंसलिंग करवाएं। बिल्कुल ऐसे काउंसलिंग होना। ये जो आज हमने अखज़ किया ना नौशाबा, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया क्योंकि ये तवील टॉपिक है और यकीनन इस पर मजीद भी बात होने की ज़रूरत है। हम करेंगे भी आइंदा भी। हमें काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, बच्चों पर नजर की ज़रूरत है और अपने घर के माहौल को बेहतर करने की ज़रूरत है। हम दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर नौशाबा मनान, आपने टाइम दिया। अब हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक लेके वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान में।
वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे कि 2020 का आगाज़ हो चुका है, तो ये 2020 में फैशन ट्रेंड्स क्या होंगे, कौन से कलर्स इन होंगे, कौन से कलर्स आउट होंगे, फैशन कट्स क्या होंगे और पार्टी वेयर्स में क्या ट्रेंड आ रहा है, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और कैजुअल ड्रेसेस में क्या हम चेंजेस देखेंगे या फिर 2019 में जो ट्रेंड रहा है वही फॉलो होगा। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर्स मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे कराएं। सबसे पहले मुझे ज्वाइन करी है लाहौर स्टूडियोज़ में रक्षिंदा राजपूत, जो कि पार्टी वेयर डिज़ाइन करती हैं, साथ साथ जो ब्राइडल वेयर है उस पर भी खासा काम करती हैं। वेलकम टू द शो रक्षिंदा। थैंक यू, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम। उसके अलावा कराची स्टूडियो से हमें आदिल अजहर शेख ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आदिल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रमशा? आप ठीक है, खैरियत से? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन योर प्रोग्राम। थैंक यू। तो सबसे पहले आदिल आपसे ही गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। किस तरह के कट्स 2020 में हम देखेंगे कि डिफरेंट होंगे कुछ 2019 से, या सेम ही कट अभी फॉलो होना है? और ख़ासतौर पर क्योंकि अभी सर्दियां हैं, विंटर ट्रेंड्स को देखते हुए किस तरह का कलेक्शन जो है आजकल मार्केट में है? बिल्कुल बिल्कुल, कट्स अभी नए बिल्कुल लॉन्च होंगे, ज़रूर लॉन्च होंगे। 2020 बेहतरीन किस्म का फैशन के हिसाब से मुजाहरा करेगा। अगर आपने देखा हो कि जैसे पहले के ट्रेंड्स होते थे, आपने अगर देखा है जैसे कि पहले ट्रेडिशनल ट्रेंड्स इस तरह के कुछ चलते थे, आप देख सकते हैं ये कुछ इस पे हाथ की कढ़ाइयाँ हुई हुई हैं और सारे इस तरह के, ये जो है पीछे छोड़ चुके हैं। अब 2020 का जो नया मोटिव है वो ये है कि आप एम्ब्रॉयडर्ड और वाइब्रेंट कलर की तरफ आप चले जाएं। तो आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन किस्म की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, साथ में हाथ की इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये स्वेट कपड़ा कहलाता है, जो कि दिस इज़ वाटर प्रूफ, और ये हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, जिसके ऊपर हम लोग इसका इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं जो कि आपके वेडिंग और आपके मेहंदी के हर तरह के ओकेजन्स के अंदर यूज किए जा सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत है। तो अच्छा आदिल, सबसे अच्छी बात जो अभी आपने बोली है वाटर प्रूफ कपड़ा है, एक तो वो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, वो जो दूल्हे को हार पहना देते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी जो है वो लटक रही होती है, तो वो ना हार का कोई फायदा होता है। तो मेरे ख्याल से ये एक तो ये प्रिवेंट करेगा, दूल्हों के कपड़े भी खराब नहीं होंगे। और दूसरी बात, ये पहले बड़ा सटल ट्रेंड था, बड़े कहते हैं ना प्लेन सी शेरवानियां हुआ करती थी जिन्हें आप कॉलर पे कढ़ाई कर दी और यहाँ पे वो भी अच्छी लगती हैं, बिल्कुल उनकी अपनी वैल्यू है, वर्थ है। लेकिन अब खासा ट्रेंड चेंज हो गया, फुल एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े लड़कों को तो कभी हम पहने हुए देख लेते तो मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन एक जमाने में। लेकिन जिस तरह मॉडर्न कट के साथ आप लोगों ने अब इसको मर्ज किया है, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। बेसिकली बात पता है क्या है रमशा? बात ये है कि इस आजकल के जो लोग हैं ना वो बहुत फिटनेस और अपने फिजिक पे बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं। बिल्कुल। तो उनको जो है ना प्रॉपर स्लिम फिट पैटर्न चाहिए, वो ढीले ढाले कपड़ों का रुझान जो है ना खत्म हो चुका हुआ है जी। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से लोग बदलते हैं ना, हम लोगों को भी अपने ट्रेंड्स को चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब हर कोई एक ही चीज को तो फॉलो नहीं करता आएगा ना, कल्चरल। अब आपने हर तरीके से वक्त के साथ बदलना होता है। जैसे वो ज़माना स्मार्ट हो गया, लोग भी स्मार्ट हो गए। आदिल, आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे। अच्छा रक्षिंदा, आप क्या कहेंगी? क्योंकि ये तो लड़कों का ट्रेंड हमें आदिल बता रहे हैं और बिल्कुल यकीनन बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है पिछले साल से अब तक, और अब आगे और बदलेगा। रक्षिंदा, खवातीन के ड्रेसेस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, पार्टी वेयर से स्टार्ट करते हैं फिर कैजुअल की तरफ भी बढ़ेंगे। क्या ब्राइडल ड्रेसेस में कुछ इस दफ़ा चेंजेस आपने देखे फॉल 19 से अब तक? बिल्कुल जी, अब जैसे कि 2020 का स्टार्ट हो चुका है, अभी भी अगर ब्राइडल ड्रेस की बात करते हैं या पार्टी वेयर ड्रेसेस की बात करते हैं तो लाइक हम एक ही ड्रेस को फॉलो करते थे। आपका पैटर्न होता था, लहंगा जो है वो एक ही कलर में होता है। अब आपने यूजुअली देखा होगा दुपट्टा और शेड में होता है, कुर्ती और शेड में होती है, लहंगा जो है वो टोटल डिफरेंट होता है। उसके ऊपर जो आजकल काम हो रहा है, गोटा वर्क सीक्वेंस का काम जो है वो बहुत ज़्यादा इन है। तो अभी जैसे विंटर सीजन है, विंटर सीजन में भी वाइब्रेंट कलर जो है लाइक ग्रीन कलर है, रॉयल ब्लू शेड है और प्लम कलर है, इस टाइप के कलर जो है वो बहुत ज्यादा इन है और बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लगते हैं वो पहने हुए। जनाब, अगर निकाह होगा या रुखसती लड़की की अगर खास तौर पर है तो वो जिस सुर्खी जोड़ा होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। ये मेरी अपनी जाती चॉइस भी है कि मुझे भी वो पसंद है और मैंने सुर्खी जोड़ा पहना था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि खासा ट्रेंड चेंज हो गया है। बिल्कुल, लोग फॉन लेते हैं, पीच ड्रेस लेते हैं, वाइट लेते हैं, उसके साथ गोटा वर्क के दुपट्टास गोल्डन के साथ। तो वो आपके पास इस तरह के कस्टमर्स आते हैं, इसी तरह का डिजाइन अभी आपने
तैयार किए हुए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ट्रेंड जो है वो टोटल चेंज हो गया है। अब लोग चाहते हैं कि बारात वाले दिन भी हम बिल्कुल प्योर रेडिश में ना जाएं या रेडिश मैरून में नहीं जाएं। इस तरह कुछ करते हैं कि हम उनको कम्बिनेशन की एडवाइस करते हैं। अगर कुछ चाहते हैं कि हमें रेड टोन भी चाहिए, देन हमें ऐसी टोन भी चाहिए थोड़ी सी हट के हो, हम यूनिक नज़र आए, फिर हम उनमें कहते हैं कि आप कम्बिनेशन में चले जाएँ। लाइक आपका दुपट्टा अगर रेड शेड में है तो आपका ऑल ड्रेसेस है पीच शेड में हो जाएगा, ऑफ वाइट शेड में हो जाएगा। इस टाइप के ड्रेसेस जो है वो फिर बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पहले तो वही कंसेप्ट था ना कि जी दो रेड शेड होना चाहिए, रेड के साथ या तो ब्लू होगा या ग्रीन होगा या इस तरह को कोई फॉन्ट बट अब जो है अब ट्रेंड टोटल चेंज हो गया। इवन कि आपने देखा होगा कि ब्लैक शेड भी काफ़ी इन है, ब्लैक रेड मैरून के साथ, और ये कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड करता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा आदिल, हम जब ख़वातीन के कपड़े हम जब अपने लिए चूज़ करते हैं या हमारे जो डिज़ाइनर्स होते हैं जब हमें कपड़े देते हैं तो ख़ास तौर पे बॉडी फिटिंग और आपका जो स्ट्रक्चर है, जैसे रक्षिंदा ने भी बात की, उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। लड़कों में क्या होता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर और उसको देखते हुए आप लोग कपड़े देते हैं, कलर्स ख़ास तौर पर उनको उस तरीके से रेकमेंड करते हैं या जी वो नीला ग्रे और काला ही चल रहा होता है? नहीं, बिल्कुल आपका जिस तरह से लड़कियों का ट्रेंड सेट हो चुका हुआ है कि बॉडी फिटिंग के अंदर कपड़े पहनने हैं जी, तो लड़कों का भी यही हुआ है। देखिए ना, जिस तरह से वक्त बढ़ रहा है ना, मैं आपको बताया था पहले कि जिस तरह फिजिक और इस तरीके से लोग मेंटेन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमारी फिटिंग बहुत ज़रूरी है। अब आप देखेंगे जैसे लोग काफ़ी ऐसे होते हैं कि थोड़े बल्की होते हैं, थोड़े से जिनको हम कहते हैं मोटा, ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन वैसे थोड़े मोटे होते हैं, तो हम लोग उनके लिए ये करते हैं कि उनको ना लेयर्स में कपड़े पहनाए जाते हैं। लेयर इन सेंस आ गई कि आपने शलवार कमीज़ पहन लिया, ऊपर आपने जो है वेस्ट कोट पहन लिया, या आपने अगर 3 पीस की बात करें जिसको हम लोग कहते हैं कोट पैंट, जिसको हम लोग 3 पीस कहते हैं, उसके अंदर कोट होता है, पैंट होता है और साथ में आपका जो है वेस्ट कोट होता है। तो उसको जो है ना थोड़ा हैवी मटेरियल के अंदर हम लोग बल्कि लोगों के लिए यूज़ करते हैं ताकि उनका जो है ना सारा पैटर्न जो है ना प्रॉपर फिटिंग में आ जाए। और वाइब्रेंट कलर्स तो अब यूज़ होना शुरू हो गए हैं। आपने देखा था कि जैसे ब्लैक ब्लू तो अब उसका ज़माना चला गया है बिल्कुल। रमशा, अच्छा आप आदिल कुछ हमें मजीद भी कुछ कलेक्शन दिखाएगा, नए कलेक्शन में से आपके पास कौन कौन से कपड़े? जरा मैं कॉलर को भी ले लेती हूँ साथ साथ, फिर हम आपकी तरफ देखेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम खालिद, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहेंगे? ठीक है। मैं आदिल साहब से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि 2020 में जो है मर्दों और औरतों के लिए कौन सा जो कलर है वो मतलब ट्रेंडी होगा? ये पब्लिक ट्रेंड होता है, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस हवाले से गाइड कर दें। ठीक है, 2020 का कलर कौन सा होगा आदिल? 2020 का कलर वुड बी रेड, क्योंकि रेड के अंदर जो डेप्थ है ना और जो रेड की बात है, शादी के मौके पे देखा जाए या मेहंदी के मौके पे देखा जाए, किसी भी मौके पे देखा जाए ना, तो हमने रेड कलर बहुत कम देखा है मर्दों के हिसाब से। औरतों में तो हमने बहुत देखा है शादियों में चलते हुए, लेकिन हमने मर्दों में बहुत कम देखा है। तो यही 2020 है जो आप ये पीछे देख रही है ना, दिस रेड, दिस गोना बी द ब्लास्ट ऑफ 2020। अच्छा, वैसे आपने अच्छा हुआ ये ऑप्शन दिखा दिया, क्योंकि मैं रेड को सोचने लगी कि लड़के रेड शलवार कमीज पहन के कैसे लगेंगे या लाल शेरवानी पहने हुए कैसे लगेंगे। अच्छा हुआ आपने मेंशन कर दिया आदिल, वरना बहुत बुरा होता। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, बहुत प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम अलीशान, कैसे हैं आप? खैरियत से, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कहिए। ये आजकल जो वो चल रहा है कपड़े का रूटीन, वो मर्दों वाला औरतों वाला सब मिक्स हो गया है, उसके बारे में थोड़ी बात। क्या ट्रेंड चल रहा है? मैंने सुना नहीं जी। मैं कह रहा हूँ कि ये अभी सर्दी का जो नए ब्रांड आ रहे हैं, इसमें कौन सा अच्छा कपड़ा आ रहा है, इसके बारे में। और आजकल एक और रूटीन है तो पता नहीं चलता, औरतों वाला कपड़ा मर्दों वाला सारा मिक्स हो गया। सही, बड़ा आपने वैसे बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है आदिल। जरा मर्दों के बारे में बताएं, फिर जरा उनसे भी पूछते हैं रक्षिंदा से कौन से फैब्रिक चूज किया जाए। जी आदिल। अच्छा, आप इन्होंने सवाल ये किया है कि मर्दों के लिए विंटर के लिए कौन सा कपड़ा अच्छा है? विंटर के लिए भी और वैसे भी मर्द और खवातीन के कपड़ों में डिफरेंशिएट कैसे करें कि कौन सा कपड़ा चूज करें मर्द हजरात?
अच्छा कपड़ा कौन सा चूज करें, ठीक है वो बात भी इनकी ठीक है। अब लड़कियों के अंदर जो है ना ये कहते हैं बनारसी जामावार जो होता है ना, जिसके ट्राउजर्स बनते हैं और साथ में क्या कहते हैं अपर्स बनते हैं। अब वैसे तो हम लोग यूज़ करते हैं वो मर्दों में भी, लेकिन हम लोगों ने उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया है। अब हम लोग कुछ इस तरह की चीज़ों पे चले गए हैं कि बहुत ही सटल टाइप की होती हैं। अगर आप देखें इसको तो आप डिफ्रेंशिएट अगर करना चाहें तो इसके अंदर के टेक्सचर को अगर आप देखें ना तो कुछ एम्बोस टेक्सचर कहलाता है ये। और लड़कियों को आपने देखा होगा बहुत ही गोल्डनिश टाइप का इस तरीके की जो है ना सारी अपना इनहैंस होती हुई उसके ऊपर टेक्सचर्स होते हैं, ठीक है। तो अब वैसे मर्दों के अगर आप डिफ्रेंशिएट करना है लड़कियों का कौन सा है और मर्दों का कौन सा है, तो आपको उसके टेक्सचर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों के टेक्सचर और मोटिव्स बहुत बड़े होते हैं, मर्दों के बहुत छोटे छोटे टेक्सचर्स के ऊपर जो है ना काम हुआ होता है। सही, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन हैं आपके पास। अच्छा रक्षिंदा, अब जैसे विंटर ट्रेंड है, कौन सा कपड़ा चूज करें खवातीन? ज़्यादातर अभी वेलवेट बहुत ज़्यादा इन है, उसकी शॉल्स, उसके कुर्तीज़, एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तीज़ आ गई हैं। उसके अलावा क्या ऑप्शंस होते हैं खवातीन के पास? आजकल सिल्क का बहुत ज़्यादा फैशन है, रॉ सिल्क का बहुत फैशन है। लहंगे आप यूज़ करते हैं, रॉ सिल्क में यूज़ करते हैं। कुर्ती अगर आप वेलवेट में जाना चाहती हैं, उसकी कुर्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। उस पर आजकल काम हो रहा है, बट एक तो बहुत हैवी वर्क होता है, लेकिन वो तो मैं समझूंगी कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपकी एक लुक भी अजीब सी आना शुरू हो जाती है। बहुत लाइट सा अगर उसके ऊपर वेलवेट पे काम हो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हम इसी तरह कलर की भी बात करते हैं तो कलर मेरे हिसाब से अब 2020 भी जैसे कि स्टार्ट हो गया, तो पैरेट ग्रीन कलर जो है और साथ मस्टर्ड येलो शेड जो है ये बहुत इन है और बहुत अच्छा लगता है। अगर इसका मुझे लगता है कि आगे जो है ये ट्रेंडी में होगा, ये वाला फैशन में ये कलर होगा। और अगर अभी भी अगर इसको आप वैसे ही इस पर लाइट सा काम ले लेते हैं, इसको पार्टी वेयर के तौर पे भी आप यूज़ करती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वो देखें ना, पैरेट ग्रीन के साथ कुछ लोग नियॉन के साथ कंट्रास्ट करते हैं, कुछ लोग गोल्ड के साथ करते हैं, तो इवन आप किसी भी चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत। और इसी तरह मस्टर्ड येलो शेड है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह बॉटल का लुक आता है, और ये और बॉटल ग्रीन शेड है, वो भी बहुत, जैसे कि अब विंटर है, विंटर में बॉटल ग्रीन शेड जो है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइप के जो शेड्स हैं वो आई थिंक सो कि इस साल भी फैशन में ही होंगे, रनिंग में होंगे। इसके ऊपर आप चाहे आप पार्टी वेयर आप बना लें, चाहे आप कैजुअल कैरी करती हैं तो अच्छी लगेगी। अच्छा रक्षिंदा, पार्टी वेयर की तो हम बात कर रहे हैं, साथ साथ ज़रा कैजुअल की भी बात करते हैं कि क्योंकि अभी हम शुरू में देख रहे थे कि शॉर्ट कट्स विद स्ट्रेट पैंट्स या ट्राउजर्स ज़्यादातर इन थे। अब ये ट्रेंड क्या, क्योंकि पिछले से तकरीबन कोई 2-3 साल पुराना ट्रेंड हो गया, वो जो लॉन्ग कट्स थे और फ्रॉक्स और शर्ट्स, मतलब पाँव तक आपकी शर्ट आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो ट्रेंड वापस आएगा कितने सालों में, या अभी वही ट्रेंड जो पिछले साल था वही अभी अगर देखें तो अभी जैसे कि लास्ट ईयर में भी अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट फ्रॉक्स और लॉन्ग फ्रॉक का वैसे ही ट्रेंड था। बट आने वाले इस विंटर में भी अभी तो फ्रॉक्स जो हैं वो इन हैं, बट बहुत जो पाँव तक हम पहनते थे वो नहीं होगा, मिड फैशन होगा। तो साथ अगेन वही बात आ जाती है कि अगर आप कैपरी भी पहनती हैं या स्ट्रेट पैंट भी पहनती हैं तो उसके साथ अगर लॉन्ग शर्ट आप कैरी करती हैं, लेकिन 2-3 साल पहले का वो फैशन था ना, पाँव तक हम वो शर्ट पहनते थे, बट वो नहीं आएगा ट्रेंड, मिड में आएगा। मीडियम साइज की वो जो शर्ट है वो आप यूज़ करेंगे तो, और ज़्यादातर स्ट्रेट कट्स में, स्ट्रेट कट में अगेन वही बात आपकी, यही मैं बात बता रही हूँ कि अगर बॉडी स्ट्रक्चर आपका ऐसा है तो देन आप स्ट्रेट कट में जाए। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत आप स्मार्ट हैं, जैसे कि आज हम बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने हेल्थ के हवाले से, देन आप एयरलाइन शेप में भी जा सकते हैं, देन आप फ्रॉक्स में भी जा सकते हैं, आप मैक्सीज में भी जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो बल्कि हैं ख़वातीन हैं उनके ऊपर भी ये मैक्सीज वगैरह सूट नहीं करेंगी, बट वो कट डिपेंड्स ऑन कट कि आपके ऊपर कट कैसा सूट करता है। इसी तरह जब कस्टमर कोई भी हमारे पास आता है तो देन हम उसको एडवाइस करते हैं कि भाई ये आपका स्ट्रक्चर है, आप इस हिसाब से इसको कैरी करो तो अच्छे लगोगे, क्योंकि हमारा काम तो है एडवाइस देना, हमारा काम तो है कि आपको कट के हवाले से बताना कि आप ये पहन सकती हैं। तो अब ये है कि कस्टमर की अपनी चॉइस होती है कि आप क्या लेना चाहते हैं। बिल्कुल। अमजद कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद।
अच्छा जी, कॉलर ड्रॉप हो गया। आदिल, ये तो हम लड़कियों की बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट कट्स और वो, जब हम कैजुअल्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमने देखा कि लड़कों के अंदर भी खासा, पहले तो ये था कि जनाब प्रेफरेंस ये होती थी लड़कों की कि जनाब जीन्स शर्ट पहन लें, या फॉर्मल अगर आपने पहनना है तो शर्ट पहनी और पैंट्स पहन ली कॉटन जीन्स में, या व्हाटएवर ड्रेस पैंट पहन ली। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग आम दिनों में भी शलवार कमीज़ को पहनना प्रेफर करते हैं, शॉल्स लेना पसंद करते हैं, वेस्ट कोट्स जो मैं देख रही हूँ कि नॉर्मल वेयर में लोग ऐड करके आते हैं अपने साथ। तो और फिर उनका ट्रेंड कितना चेंज हुआ है, क्योंकि उनका भी हमने देखा कि थोड़ा शॉर्ट लेंथ में कमीज़ें आई लड़कों की, स्ट्रेट पैंट्स उनकी भी आई, तो काफ़ी ज़्यादा इन हुआ, जिसकी वजह से शलवार कमीज़ का, या जो आप उसको शलवार कमीज़ ही कहेंगे, उनको पैंट्स या आप कमीज़ कह लें, जो भी है, उसका ट्रेंड खासा इन मैंने देखा 2019 में। कंटिन्यू होगा आगे भी? देखें, अभी पहले जो 2019 के अंदर जो ट्रेंड चलता था ना, ज़्यादातर वो ये होता था कि आपने एक कुर्ता पहन लिया, उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई, लेकिन वो फ्लश आउट हो चुका है, वो बिल्कुल भी वैसा तरह नहीं रहा। अब हमारे वाइब्रेंट कलर यूज़ हो रहे हैं बिल्कुल। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो रेड वन, ये देखें, मैं आपको फिर से रेड पे लेकर आ रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि वाइब्रेंट कलर जो है ना मर्दों को अब पहनने में आ चुका है। अभी देखिए कितना प्रोफेशनली डिज़ाइंड होया हुआ है, अगर आप इसको सही से देख सकें तो इट इज़ डिज़ाइन लाइक रियली प्रोफेशनली। साथ में इसके लोगो भी यहाँ पे डाला हुआ है। इसके नीचे बिल्कुल स्ट्रेट पैंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी से फिटिंग होती है इसकी, जिसका फॉर्मल पैंट का जो लुक होता है उस तरह का इसका लुक आता है। अब वो ढीले ढाले कुर्ते और ढीले ढाली शलवारों का वो जो है रुझान अब उस पर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप कैजुअल की बात करते हैं तो कैजुअल के अंदर सारे कलर्स वगैरह चेंज हो चुके हैं। अब आप पहले जीन्स और शर्ट पहना करते थे, अब आप जीन्स शर्ट के ऊपर जो है कुछ इस तरह की वेस्ट कोट्स का हम लोगों ने ऐड ऑन कर लिया हुआ है, जिसको डबल ब्रेस्टेड कोट से वेस्ट कोट कहते हैं। अब आपने जब ये वेस्ट कोट पहनी होती है तो इट इज़ लाइक सेमी कैजुअल, बट ये है कि आपका लुक और इन्हांस हो जाता है। तो ये हो गया, जैसे ये चीज़ हो गई, आपने वी कट पैटर्न में पहन ली, ये आपने जामावार पे पहन ली। तो जो फैशनिस्टिक लोग होते हैं ना वो ज़्यादातर अपना कैजुअल्स को इस तरीके से हैंडल करते हैं कि ऊपर के अपर्स को जो है ना ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसलिए जैकेट्स भी आप पहन सकते हैं साथ में कैजुअल्स के। और आपको मैंने जिस तरह बताया कि फिटिंग पे जो है बहुत ज़्यादा रुझान हो चुका हुआ है, तो इस तरह से शलवार कमीज की फिटिंग भी बिल्कुल। एक और कॉलर है हमारे साथ, हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट हो चुकी है। अब साहिवाल से हमें कॉल करी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने आज की जो गेस्ट आई हैं उनसे थोड़ा ये औरतों के फैशन के बारे में मालूम करना है। पूछिए। शादियों पे जो खवातीन कपड़े बनाए वो लॉन्ग शर्ट्स होनी चाहिए या दरमियानी, और ट्राउजर्स के बारे में भी बताइएगा कि आज किस तरह के ट्राउजर्स चल रहे हैं शादियों के फॉर्मल ड्रेसेस में। और ये अगर मसूरी का दुपट्टा है तो उसको चुनट दे के किरण लगानी चाहिए साइड से, या फिर उसको चुनट के बगैर ही इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है? ठीक है, रक्षिंदा आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक और कॉलर मैं ले लेती हूँ, फिर दोनों का जवाब देंगे। सबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सबा, सवाल पूछिए। जी मेरी शादी होने वाली है तो उसके लिए पूछना था कि किस तरह के कट वगैरह चल रहे हैं। और सबा, आपकी शादी है कब, कौन से मंथ में? जी अगले मंथ में, शादी फरवरी में। ओके ठीक है, आपको बताती है रक्षिंदा। एक तो पहले तो जो ट्राउजर्स और फॉर्मल और अच्छा, जैसे उन्होंने शादियों की बात की, तो अगर हम ट्राउज़र्स की बात करते हैं तो ट्राउज़र्स पे जैसे काम हो रहा है आजकल बहुत अच्छा सा, वो आप ले सकती हैं। बहुत लॉन्ग शर्ट की तरफ आप नहीं जा सकती, नॉर्मल सी शर्ट जो है वो उसको आप ले सकती हैं, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो साथ इन्होंने बात की कि किरण जो है वो चुनट वाले दुपट्टे पे अच्छी लगेगी या प्लेन पे। अगर आप प्लेन दुपट्टे के ऊपर किरण लेती हैं, साथ उसके कुछ लाइट सा वर्क ले लेती हैं, जैसे कि गोटे का काम है, अगर मेहंदी के लिए करती हैं या अगर बारात के लिए, वलीमे के लिए लेती हैं, तो उसमें कुछ एम्बेलिशिंग का कटवर्क दे देती हैं, तो किरण जो है वो अच्छी रहेगी। बट चुनट वाले दुपट्टे के साथ बिल्कुल भी ये अच्छी नहीं लगेगी। तो ट्राउज़र्स पे काम आजकल बहुत इन है, लास्ट ईयर्स भी बहुत ज़्यादा इन था, अच्छा लगेगा वो भी। और शर्ट्स पे भी इसी तरह, अगर एक तो था ना हमारी शादियों पे बहुत बड़े बड़े से हम काम लेते थे, आजकल वो जो ट्रेंड है वो टोटल चेंज हो गया। आपने देखा होगा जो स्लीव्स हैं हमारे बहुत ज़्यादा
मॉडर्न कट में आ चुकी हैं और स्लीव्स पे जितना वर्क हो रहा है इतना हमारी शर्ट्स पे नहीं हो रहा। लाइक अगर आप स्लीव्स के ऊपर वर्क करवा लेती हैं, ट्राउजर्स पे वर्क करवाती हैं लाइट सा, और दुपट्टे के ऊपर आप करवा लेती हैं जैसे किरण है या काम है, एम्बेलिशिंग का कोई वर्क करवा लेती हैं, तो वो आपको एक दूसरों से भी यूनिक करेगा, डिफरेंट लुक देगा, शादी में भी अच्छा लगेगा। और दूसरा अगर आप ज्वेलरी इस तरह मेकअप वगैरह करती हैं तो आप क्या आपकी वो लुक आएगी। अच्छा, एक तो सबा का भी जवाब दीजिएगा कि नेक्स्ट मंथ उनकी शादी किस तरह के कपड़े बनाए, और एड ऑन ये भी कर लीजिएगा कि खवातीन अपने कॉम्प्लेक्शन को देखते हुए कौन से रंग चूज कर सकती है, अगर बहुत फेयर है तो कौन से, और अगर थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है या सांवले रंगत की तरफ जाते हैं तो फिर किस तरह के कपड़े। अच्छा, सांवले रंगत में हमेशा मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें पता नहीं डार्क कलर सूट करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। जो बरगंडी शेड होता है, अगर रेड टोन की तरफ जाते हैं, अपना ब्राइडल ड्रेसेस की तरफ हम जाते हैं, तो बरगंडी शेड जो है उसमें आपका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, बहुत आपकी फ्रेश लुक आती है अगर आप उसकी तरफ आते हैं। अगर और जहाँ तक फेयर कॉम्प्लेक्शन की बात है उसके ऊपर तो आपको पता है हर तरह के कलर जो है वो सूट करते हैं। नॉर्मली हमने देखा होगा कि सेकंड डे के लिए हमारे पास ज़्यादातर सॉफ्ट कलर का जो है वो ट्रेंड है और सॉफ्ट कलर ही हम यूज़ करते हैं, सांवला रंग हो या फेयर कॉम्प्लेक्शन हो उस पर वो अच्छा लगेगा। और जहाँ तक इनकी बात है कि किस तरह का फैशन है, देखें वो तो आप टेल में भी आप शर्ट्स बनवा सकती हैं, लहंगे के साथ वो भी बहुत अच्छी लगेगी, शॉर्ट कुर्ती जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इट्स डिपेंड कि आप क्या लाइक करती हैं, देन आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप इस फैशन की तरफ आती हो। दूसरा सेकेंडली ये है कि आप क्या कॉम्बिनेशन की तरफ आना चाहती हैं, क्योंकि आजकल जैसे कॉम्बिनेशन का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, आपका लहंगा किसी और शेड में होता है, दुपट्टा किसी और शेड में होता है, तो महरून है, बरगंडी शेड है, उसके साथ भी हम आपको कॉम्बिनेशन का कह सकते हैं किसी भी तरह का वो ले सकते हैं। ज़्यादातर क्योंकि ट्रेंड भी यही चल रहा है और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि अब डिफरेंट हो गया काफ़ी, तो अब क्योंकि अब जिन लोगों की आगे शादी है वो तो प्लान कर सकते हैं, जिनकी गुजर गई है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा ऑब्वियसली। अच्छा आदिल, पहले बड़ा मसला होता था कि हम जब भी जेंट्स की, मसला तो नहीं था खैर, बड़ा आसान था, जेंट्स की शॉपिंग की बात होती थी, जरा आप जाएंगे 2 शलवार कमीज़ें खरीदेंगे, 2 पैंट्स खरीदेंगे, कोट खरीदेंगे, शादी की शॉपिंग हो गई। अब तो लड़के भी बराबर से शॉपिंग कर रहे होते हैं कि मुझे वेस्ट कोट भी चाहिए, मुझे शॉल भी चाहिए, मेरा ये रह गया, मुझे कोट के ऊपर जी वो पिन भी रह गई है। तो ये ट्रेंड अच्छा है, मर्दों को भी ज़रा शॉपिंग का मौका मिला है। उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप आगे फैशन को किस तरह कंटिन्यू करें? अगर मैं आपको दिखाता चलूँ ना, कुछ चीज़ें मेरे पास ऐसी पड़ी हुई है, जी जी, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ ना, कुछ चीज़ें मेरे पास ऐसी पड़ी हुई है कि जिसको देख के ना आप रुक ही नहीं सकते, आपको लेना पड़ेगा। आए मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। अब ये देखें, ये एक वेस्ट कोट है, राइट? दिस वेस्ट कोट इज डिजाइंड सो प्रॉपरली कि अगर आप कोई इसको देखेंगे, इसकी फिनिशिंग देखेंगे तो हर मर्द का भी दिल चाहेगा पहनने का कि भाई जाहिर सी बात है मुझे भी बहुत अच्छा लगना है, अपनी शादी में, मेरी शादी है। ये देखें, और मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखें ये वेस्ट कोट है, सही है, वेस्ट कोट पे फुली एम्ब्रॉयडर्ड हुई हुई है गोल्डन से। अगर आप इसको ट्राई करेंगे अपने मेहंदी के ओकेजन्स में, अपना वलीमा के माइयों के ओकेजन के अंदर, तो आपका आप खुद सोचें ना कि आप देखने में कैसा लगेगा। और आजकल तो डांस भी होते हैं, आजकल प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं, गाने हंगामे, इस तरह की चीज़ों के अंदर ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आप ज़रा चेक करें ये। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये आदिल के जब फोटो शूट होता है ना, तो उसके अंदर ये चीज़ें, ये जो आप कलर्स की बार बार बात करें, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं इन फोटो शूट्स के अंदर और बहुत ज़्यादा आउटस्टैंड करते हैं। और ख़ास तौर पे जैसे अब डे वेडिंग्स का ट्रेंड आ रहा है या आउटडोर फोटो शूट्स का ट्रेंड आता है, तो ये कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं आउटडोर लाइट्स में, और या इंडोर भी अगर फैशन शूट होता है। तो आज के जो दोनों हमारे डिज़ाइनर्स थे उन्होंने आपको बहुत सारी टिप्स दी, आपको बताया कि किस तरह के कपड़े, किस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और ना सिर्फ खवातीन को बताया बल्कि लड़कों को भी बताया है। हमारे मर्द हजरात जो खासे बेचारे तजब्जुब का शिकार रहते हैं कि इधर हम क्या पहने, हमारी कोई स्टाइलिंग नहीं होती, तो आपको आदिल ने बड़ी ज़बरदस्त टिप्स दी हैं, कपड़े भी दिखाएं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और बड़ी आप दोनों का बहुत शुक्रिया रक्षिंदा और आदिल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको ऑन बोर्ड लेता आप लोगों को, ताकि आप हमारे नाज़रीन को एजुकेट करते रहें। और सबसे अच्छी बात जो मुझे आज लगी वो कॉलर्स थे जो हमारे ज़्यादातर मर्द हजरात कॉलर्स थे, और उन्होंने सवाल करने की कोशिश की है कि हम लोग किस तरह से पहन सकते हैं, फैब्रिक कौन सा चूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब खासा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी अपनी स्टाइलिंग के ऊपर और अपने ऊपर बहुत फोकस करें, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट। खवातीन तो ये हमेशा से करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे
आज हम अब बात करेंगे हेयर एक्सटेंशन से मुतालिक। और हेयर एक्सटेंशंस के बारे में अगर बताएं आपको कि जिन लोगों के बाल छोटे होते हैं या इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, थिक नहीं होते, या फिर प्रॉपर स्टाइलिंग जिन्होंने करानी हो, तो ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो इस तरह की हेयर एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करती हैं। इनको इन पैचेस को लगा दिया जाता है बालों के साथ और इसमें फिर स्टाइलिंग भी होती है, लेंथ भी मिल जाती है, आपको बॉडी भी मिल जाती है। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है, किस तरह से ख़वातीन ले सकती हैं, अपने हेयर टेक्सचर के हिसाब से किस तरह से चूज़ कर सकती हैं, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका तारुफ आपसे कराती चलूँ। मुझे ज्वाइन कर रही हैं सबा नासिर, जो कि ब्यूटिशियन है, हेयर स्टाइलिस्ट हैं और अपना सलून वाई रन कर रही हैं। वेलकम टू द शो सबा। थैंक यू अब्शा। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है। साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रही हैं माहीन सलून से, जो कि हेयर एक्सपर्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं और ख़वातीन की जो स्टाइलिंग है उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं। वेलकम टू द शो माहीन। थैंक यू। उसके साथ साथ आसिया अंजुम भी आज मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी, जो कि हेयर एक्सपर्ट हैं और एस्थेटिक कंसल्टेंट हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। कैसी हैं आप आसिया? ठीक है। सो लेडीज़, वेलकम टू द शो। आज ख़वातीन के लिए जो है वो बहुत सारी एक्साइटमेंट है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन को चीज़ें दिख तो रही हैं, ऑनलाइन दिख रही हैं, मार्केट में दिख रही हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से पता नहीं है कि कैसे एक्सटेंशन को चूज़ करें, किस कलर के साथ, हेयर कलर के साथ किस तरह की एक्सटेंशन मर्ज हो सकती है, डाई हो सकती है, ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन में क्या फ़र्क है, सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशन क्या है, आर्टिफिशियल हेयर क्या है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद यू सबा, हेयर एक्सटेंशन जो है वो ख़वातीन को बताएं कि किस तरह लगाई जाती है, किस तरह वो यूज़ कर सकती हैं, चूज़ कर सकती हैं। रमशा, इस तरह से है कि हेयर एक्सटेंशंस की जो टाइप्स हैं, जैसे रेमी हेयर्स होते हैं, इंडियन होते हैं, ब्राज़ीलियन होते हैं जी। मोस्ट कॉमनली ये वाली एक्सटेंशंस जो हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती हैं, लेकिन हम लोग जो ज़्यादा कर रहे हैं वो इंडियन एंड रेमी हेयर, क्योंकि वो हमारे हेयर टेक्सचर से भी मैच करती हैं और वो मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी ये है कि जैसे पहले कुछ अर्सा पहले ये था कि ग्लू के साथ भी लग रही थी और परमानेंट भी थी, लेकिन अब उसका ट्रेंड थोड़ा कम हो गया बिकॉज उसकी मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा थी। सही। तो अब जो ज़्यादा इन है वो क्लिप-इन्स हैं। क्लिप-इन्स जो होती हैं उससे होता है कि वो इजी, जैसे कि आप ये बताएं जी। जैसे ये एक्सटेंशंस हैं, ये क्लिप-ऑन्स हैं। ठीक है। इसमें ये होता है कि ये रियल ह्यूमन हेयर है। सही। इसमें ये क्लिप्स लगे होते हैं और इसको अप्लाई करना इट्स वेरी इजी। ठीक है। क्योंकि ये आपके क्लिप्स हैं, आपने अपने बालों के सेक्शंस किए और आपने आराम से इनको फिट इन कर दिया। ठीक है। तो इनकी मेंटेनेंस भी कम होती है और ये बहुत इजीली अप्लाई हो जाती हैं। सही। तो ह्यूमन हेयर जो है उसकी केयर भी आपको, जो एक्सटेंशंस हैं उसकी केयर भी आपको उसी तरीके से करनी पड़ती है जैसे कि आप अपने ह्यूमन हेयर की करते हैं? रमशा, डेफिनेटली, बिकॉज ये मतलब ओरिजिनल हेयर्स है ना, तो आपने इनको ओरिजिनली, मतलब जैसे आप ओरिजिनल अपने सर के बालों का ख्याल रखते हैं ऐसे ही आपने, बल्कि उससे ज़्यादा, बिकॉज ये स्टिच हुए हुए एक क्लिप के साथ लगे हुए, अगर आप इसको ज़्यादा हार्डली ब्रश करेंगे तो ये निकल भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा माहीन, बहुत सारी तरह की एक्सटेंशंस मार्केट में मिल रही हैं, ख़वातीन अपने हेयर के अकॉर्डिंग किस तरह से चूज़ कर सकती हैं हेयर एक्सटेंशंस? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि विग्स का तो आपको पता है शुरू से ही ट्रेंड था। बिल्कुल। हमेशा से ही विग्स जो थी वो इन थी फैशन में, लेकिन अब एक्सटेंशंस जो हैं उन्होंने ज़्यादा इजी कर दिया और एडवांस मतलब इस चीज़ को कर दिया, ज़्यादा अच्छी आ गई हैं। तो हमारे पास तो अक्सर ब्राइड्स आती हैं तो मस्ट होता है कि जी उसने एक्सटेंशन लगानी है, और अक्सर तो अब पार्टी लोग भी जो जितने भी हैं वो भी लगाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि सबसे पहले अपना टेक्सचर ज़रूर देखें और उसके साथ अगर आपने परमानेंट एक्सटेंशंस लगानी है तो अपने बालों के कलर के साथ लगाएं। मैं ये भी बता दूं, मेरे अपने बाल भी छोटे हैं, आज मैं एक्सटेंशंस लगा के आई हूँ और मैंने वैसे रूटीन में कभी नहीं लगाई, पता नहीं लग रहा है बिल्कुल। फंक्शंस वगैरह पे मैं लगवा लेती हूँ लेकिन मैं रूटीन में नहीं लगाती, लेकिन ज़रूर लगाए अपने बालों के कलर के बिल्कुल मुताबिक। और अगर आपका हाईलाइट्स या लो लाइट्स का इस तरह, तो वो भी हमारे पास एक्सटेंशंस हैं। ये जिस तरह से अब इन एक्सटेंशंस में देखिए हाईलाइट्स हुई हुई हैं, आपको अपने बालों में कराने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसा बलियाज लुक होता है, ऊपर से प्लेन है और नीचे आप उसको हाईलाइट्स ले लें तो आप, और ये देखिए ना, ये दिखाएं बिल्कुल बड़ा खूबसूरत। इससे फायदा क्या होगा? इसमें आपके अपने बाल डैमेज नहीं होंगे, अपने बाल डैमेज नहीं होंगे। ये कर्ल्स में है, आप देखें कितना नेचुरल सा इसके कलर्स हैं और बड़ा खूबसूरत ये लुक रहा है। अच्छा माइन, ये सिंथेटिक हेयर है या ये भी? अच्छा, ये सिंथेटिक है क्योंकि हम ज्यादातर जो ब्राइड्स हैं उनको सिंथेटिक ही लगाते हैं और क्लिप ऑन है। बल्कि मैं बहुत ज्यादा इस चीज पर करूंगी कि परमानेंट
एक्सटेंशंस में ना जाए। जो लोग ग्लू से लगाते हैं, आपको पता है वुजू भी नहीं होता उससे, वुजू नहीं होता और लोग ग्लू से उसकी अपनी जड़ें कमजोर हो जाती हैं, उनके रूट्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। हमें तो इस तरह की भी फीडबैक आई थी कि आपको लाइक लाइसिस का प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज़ आपका प्रॉपर्ली वॉश ये भी होता है कि आप देखिए आपने अगर ग्लू से लगाया है तो आपके अपने रूट्स जो है वीक हो जाएंगे, वहां से बाल भी निकल सकते हैं। आप उससे चले, अगर आपने लगानी ही है परमानेंट तो आप सिलवा लें, हम लोग सीते भी हैं बालों में सीते हैं? बालों में देखिए, अब ये मेरे पास एक्सटेंशन है, ये भी बड़ी खूबसूरत, ये देखिए कितनी लंबी लेंथ है इसकी, ये देखिए ये पूरे बाल हैं। अब ये बालों के मुताबिक कटिंग होके ये सिल भी सकती है। तो किस तरह से सिलेगी? ये सेक्शन वाइज हम इसको सेक्शन वाइज बालों में सिएंगे, सही है, ठीक है ना। और ये बड़े अच्छे तरीके से मतलब बिल्कुल बारीक सी मेडी करके बालों की उसमें सिएंगे ब्राउन धागे से। उसका ये होता है कि पानी भी गुजर जाता है, ठीक है ना। शैम्पू वगैरह होने में शैम्पू आप कर लें, उसको थोड़ी केयर तो करनी पड़ती है। आप शैम्पू करें, लाइट सा कंडीशनर तो लेंथ के लिए होता है ना, वो आप करें और उसके बाद जो है उसको ड्राई कर लें, बड़ी कॉम यूज करें, मतलब ब्रश से ऐसे ऐसे, जाहिर है अपने बालों में और सिंथेटिक जो कि आप फर्क तो होता है, थोड़ी केयर तो करनी पड़ती है। कि जो परमानेंट एक्सटेंशन होती है उसमें तो आपको मना होता है कि आप कॉम नहीं करेंगे। खासकर जो वर्किंग है या आप लोग भी, बल्कि आप लोगों को भी बड़ी सूट करेंगे अगर आप एक्सटेंशन रोज रॉड कर्ल्स करने, आयरन करना, उससे बेहतर आप एक्सटेंशन क्लिप ऑन यूज करें। क्लिप ऑन तो बेस्ट है ना, अक्सर ब्राइड्स को हम क्लिप ऑन एक्सटेंशन देते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो हम बात कर रहे हैं आसिया, क्योंकि आप हेयर एक्सपर्ट भी हैं और अभी जिस तरफ सबा ने इशारा किया कि जो परमानेंट एक्सटेंशंस करवाती हैं खवातीन, उनको ग्लू वगैरह लगता है, स्काल्प जो है उनका क्योंकि प्रॉपर वॉश नहीं हो पा रहा होता, शैम्पू उस तरीके से नहीं हो सकता, ऑयलिंग आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो क्या क्या जो लोगों खवातीन को नुकसान भी हो सकते हैं और उसके फिर उसको देखते हुए ये जो क्लिप ऑन्स है मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन है, क्या कहेंगे? अच्छा रमशा, मैं थोड़ी सी इस बारे में थोड़ा सा ना डिटेल में बात करूंगी, क्योंकि ये जो एक होती है नेचुरल बिल्कुल बाल होते हैं, वर्जन बाल होते हैं, एक होती है रमी हेयर्स। तो आपका सबसे पहले है कि आप सिलेक्शन कैसी करते हैं। अगर आप हाई क्वालिटी पे जाते हैं तो उसकी आपको पता है कि उसमें आप डाई भी कर सकते हैं, उसमें आप बोटॉक्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप केराटिन नहीं कर सकते, क्योंकि जो नॉर्मल आप हमारे बाल होते हैं, आपकी बॉडी के टेम्परेचर उसमें है आ जाता है, हीट हो जाती है, तो उसके बाद क्यूटिकल्स ओपन हो रहे हैं, उसके मुताबिक प्रॉपर वो हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। जिस तरह आपके जो वर्जन बाल हैं या आपके अपने बाल हैं, जब आप हेयर एक्सटेंशंस में जाते हैं तो सारी बात है वो डेड बाल है, वो आपकी बॉडी के साथ अटैच नहीं है, वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा या हमें वो रिजल्ट नहीं देगा जो आपका अपना वर्जन बाल देगा। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक्सटेंशन बहुत हाई क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप लगवा भी सकते हैं, लेकिन आप एक प्रॉपर एक्सपर्ट्स के पास जाएँ। और उसके बाद डिफरेंट आते हैं, जिस तरह माही ने अभी आपको बताया कि उसमें ग्लू के साथ भी लग रही हैं, उसमें क्लिप्स के साथ भी लग रही हैं। कुछ लोगों को होता है कि जी हमने फंक्शन में जाना है, जिस तरह आप लोग रूटीन में लाइव आते हैं, शादी में जाना है तो आप क्लिप के साथ भी लगा सकते हैं, वो क्लिप में भी होती हैं और वो प्रॉपर आपकी उसके साथ भी होती हैं, स्टिच भी हो जाती हैं। तो अब स्टिच भी होंगी और उसके बाद अब सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जा रही है वो 6D एक्सटेंशन हो रही हैं मशीन्स के साथ। तो उसमें केयर पे डिपेंड करता है कि आप उसकी केयर कितनी करते हैं। अच्छा, ये 6D एक्सटेंशन क्या है, क्योंकि ये तो मेरे लिए भी न्यू है। जी, इसमें एक प्रॉपर मशीन होती है, उसके अंदर कॉम लगा होता है, उसमें बालों की लेयर्स को प्रॉपर एक टेक्निकल तरीके से स्टिच किया जाता है। अच्छा, तो वो भी परमानेंट एक्सटेंशन ही होगी? वो भी परमानेंट होती है, लेकिन कोई भी एक्सटेंशन को परमानेंट तो नहीं, मैं सेमी परमानेंट कहूँगी, क्योंकि अगर आपकी बालों की ग्रोथ ज़्यादा है और आपको जारी बात है 2-3 महीने के बाद कम से कम 3-4 मंथ के बाद करवाना पड़ता है। अभी नहीं, अभी वो थोड़ी सी अगर आपकी नीचे चली जाएंगी तो फिर जारी बात उतार के फिर आपको ऊपर लगाना है। अगर आप उसकी अच्छी केयर करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक आपकी चल सकती है। फिर वही बात आ जाती है कि आपने उसमें बहुत ज़्यादा रॉड नहीं यूज़ करना, आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ना करें, बहुत ज़्यादा वॉश ना करें, और उसके ऊपर केमिकल ज़्यादा यूज़ ना करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कॉलर है मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। मुकद्दस, कैसी हैं आप? ठीक हूँ जी। मुकद्दस, क्या सवाल करना चाह रही हैं? जी, मैंने कहना था, मैं मतलब शादीशुदा, लेकिन कोई भी देखता है ना मेरी लुक ऐसी है, शादीशुदा नहीं लगती है। मैंने कलर करवाना था, कौन सा मैं करवाऊँ?
मुझे मतलब ये देखने में ये लगता है। अच्छा, आपके स्किन टोन कैसी है? आपका रंग फेयर है, सांवला है, किस तरह की टोन है? सही है, सांवला, ना ज्यादा सफेद है ना। अच्छा, सांवला, गंदुमी रंगत है, सांवला रंगत है, किस तरह का हेयर डाई वो करा ये होता है कि जिस तरह बलियाज है, ठीक है, हम लोगों के ईस्टर्न फेसेस हैं, हमें रूट से थोड़ा डार्क टोन लेना चाहिए। वैसे हम लोग जब यहाँ से ही बिल्कुल गोल्ड टोन में आ जाते हैं तो गंदमी सा जो रंग है ना वो बिल्कुल उसमें सूट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ से वो थोड़ा डार्क टोन लें, थोड़ा बलियाज में आ सकती हैं। सही है, लेकिन अगर लाइटर का दिल कर रहा है तो अदरवाइज डार्क ब्राउन, नेचुरल ब्राउन कलर बड़ा अच्छा, एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी आसिया, ये जो कलर है ये इतना ज्यादा बालों को डैमेज कर देता है कि उसको आप कितना भी प्रोटेक्टर लगा लें, कितना ही सामान आप बालों के ऊपर लगा लें, लेकिन जो आपकी नेचुरल जो हेयर है उसको मुतासर वो करता ही है इन एनी केस। तो एक तो एक्सटेंशन उसका मुतबादिल है, लेकिन जब बाल खराब हो जाते हैं ये कलरिंग करा करा के, तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ये एक्सटेंशन तो सोशल मीडिया ने इतनी लोगों को अवेयरनेस दे दी है कि वो रोज देखेंगे जी इस मॉडल का ये कलर है तो मुझे भी ये चाहिए। अब आपके बालों पे वो कलर आ सकता है, नहीं आ सकता, आपने कौन से डाई यूज़ किए हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, बैड क्वालिटी की तरफ गए हैं, ऊपर कोटिंग हो गई है, जाहिर बात है जितनी कोटिंग हो चुकी होगी उतना उसके ऊपर आप केमिकल ज़्यादा लगेगा, उसके बाद उसका प्रॉपर कलर आएगा। तो बेटर है कि आपका जो डाई है उसको कम से कम 1 ईयर या 6 मंथ तो स्टे करने दिया जाए। बिल्कुल। अब जितना केमिकल कम यूज़ करेंगे, डाई का इस्तेमाल कम, अगर आपका फॉर एग्जांपल बालों पे कोई भी शेड इजीली आ जाता है तो फिर तो आप ट्राई करें। चलिए वेरी क्विकली, अब इस तरह की भी एक्सटेंशंस आ गई हैं कि आप उनको सिर्फ यहाँ पर रखें, क्लिक करें और आप अपना जो फ्लेक या जो भी आप लोग कहते हैं उसको सेट करें एंड देन यू आर डन। उसमें कर्ल्स भी हुए हुए हैं, वो स्ट्रेट में भी हैं, ह्यूमन हेयर में भी हैं, जैसे चाहे आप उसको कैरी कर सकते हैं। प्राइस रेंज क्या होती है ताकि जो हमारी घरों में बैठी ख़वातीन है मार्केट जाती हैं, बहुत सारे लोगों ने बेवकूफ़ भी बनाते हैं जैसे कि सिंथेटिक बोलते हैं ह्यूमन हेयर और महंगे दामों में बेच देते हैं, किस प्राइस रेंज में हमें कितनी लेंथ मिल सकती है? रमशा इस तरह से कि जो ओरिजिनल होती है वो तो एक्सपेंसिव होती है, 40 से मिनिमम स्टार्ट होकर 80 तक जाती है। ठीक है, और डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी, 80 से भी अबव हो सकती है, बिकॉज ये डिपेंड करता है लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है, क्लिप्स उसके साथ कितने एडेड है। सही है, ठीक है। और जो सिंथेटिक है उसकी तो लाइक अब आप यहीं से देख लें, जैसे अगर एक में शाइन बहुत ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी लो है। सही है। और अगर एक बहुत आपकी क्लोजेस्ट है आपके ह्यूमन हेयर से तो ओब्वियसली उसकी प्राइसेस ज़्यादा है। तो माहिन, आप क्या सजेस्ट करती हैं ब्राइड्स वगैरह जो आती हैं उनको किस तरह से आप लोग उनको बताते हैं, रेकमेंड करते हैं, और चार्जेस के बारे में भी जरा आप लोग बताएं। बिल्कुल, जो ब्राइडल्स हैं मैं उनको तो बिल्कुल कहती हूँ कि सिंथेटिक में ही रहें। ठीक है, बेशक 3-4 ले लें, देखिए ना, आप हाईलाइट्स में ले लें, लो लाइट्स में ले लें, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन सारी ले लें, वो एडजस्ट हम लोग कर देते हैं, क्योंकि अगर रूट से बाल ब्लैक भी हैं, नीचे लाइटर टोन भी है तो हम उसको सेटिंग कर देते हैं, वो बलियाज लुक आ जाती है। सही है। तो ज़्यादा बेहतर है 5 to 10, 15 तक मिल जाती हैं सिंथेटिक, बहुत अच्छी वाली। तो जो बहुत गंदी होती हैं वो मतलब 2000-1500 में मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन वही वाली वो बहुत आर्टिफिशियल लुक भी देगी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपके बालों से एक्स्ट्रा उसकी शाइन होगी, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसमें ये भी मैं ज़रूर कहूँगी कई लोगों का जो नेचुरल टेक्सचर होता है वो मैट लुक में होता है, कई लोगों के नेचुरल बालों में भी शाइन होती है, तो शाइन एक्सटेंशंस में भी क्वालिटी होती है। अगर आपके बालों में, कई लोगों के बालों में मैंने देखा है नेचुरल बालों में बहुत शाइन है, आप उनको मैट एक्सटेंशंस नहीं लगा सकते। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की शाइन एक्सटेंशंस हैं तो आपको लगा सकते हैं। अच्छा, मुझे जो आप लोगों की बातों से अभी तक समझ में आया वो यही है कि अगर जो बिल्कुल देसी तरीका अगर हम अपनाएं ना, अगर आप एक्सपर्ट के पास नहीं गई हैं एक्सटेंशंस लेने के लिए और आप मार्केट वगैरह से परचेज कर रही हैं, क्योंकि हर किसी के पास अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, जिसके पास जो एक्सेस है हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो जी आप अपना हेयर लें और हेयर लेके चूज करके देखें कि जनाब ये मेरे टेक्सचर से मैच करे। अब जैसे सिंपल सी बात है, ये अगर मैं अपने हेयर के साथ रख दूं तो आप बिल्कुल ये देख लें, आइडेंटिफाई कर लें कि अगर ये रमशा भी लगा के बैठे तो आप मुझे कहेंगे क्या कार्टून बन के बैठी हुई है, और 19-20 का फर्क आएगा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन लेंथ में आप लाइटर टोन में जा सकते हैं, बिल्कुल लेंथ में आप डार्क टोन नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, क्विकली आसिया, जो लोग परमानेंट एक्सटेंशन करा ही लेते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा मजबूरी है या शौक है, वो अपने स्कैल्प की केयर कैसे कर सकते हैं क्विकली? उसके लिए यही जो है ना कि उसकी मेंटेनेंस होती है कि आप अपना शैम्पू कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप कंडीशनर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद मास्क आपका लगाना ज़रूरी है, और आप अपने जो बालों पे आप घर में कोई भी प्रोटीन के लिए दही यूज़ कर लें, उसमें अंडा मिक्स करके लगा लें, ऑयलिंग
बालों की किया करें। जितनी नेचुरल चीज़ें इफेक्टिव होती हैं उतनी कोई चीज़ अच्छी नहीं होती। ऑर्गेनिक इज बेस्ट। और एक्सटेंशन वाले बालों में काइंडली ऑयलिंग भी ज़्यादा बेहतर है, आप कॉटन से करें। बिल्कुल, और थोड़ी केयर के साथ वॉश के बाद फौरन बाल ड्राई कर लें। बिल्कुल, एक्सटेंशंस को भी ऑयलिंग करें। नहीं जस्ट रूट्स में होंगे। अच्छा, लगी जस्ट रूट्स में और एक्सटेंशन शैम्पू वगैरह कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप उनको फौरन ड्राई करें। अगर आपकी ओरिजिनल है तो आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करें उनको वॉश करने के लिए, और फौरन से उनको ड्राई करें और हल्का हल्का आप उन्हें कॉम्ब करें। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्ब अगर मेंटेनेंस। ठीक है, तो आज उम्मीद है कि जो हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट्स थी, सारी हेयर स्टाइल एक्सपर्ट्स थी, हेयर एक्सपर्ट्स थी, उन्होंने आपको बताया कि एक्सटेंशन चूज किस तरह से करें और उसको केयर किस तरह से करें, स्टाइलिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत ईजी हो गया, ऑलरेडी स्टाइल्ड एक्सटेंशंस भी आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा हमारा आज का प्रोग्राम। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।